आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं सवीना जहां हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से हिंदी विभाग में पीएचडी की शोधार्थी हूं। आजादी के अमृत महोत्सव पर उमंग फाउंडेशन द्वारा मानवाधिकार संरक्षण पर साप्ताहिक परिचर्चा भाग 3 में आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हमारी इस श्रृंखला भाग 3 से पहले भी उमंग फाउंडेशन के 2 वेबिनार हो चुके हैं। कृपया आप सभी अपना माइक म्यूट कर दें। सबसे पहली साप्ताहिक परिचर्चा श्रृंखला भाग 1 19 सितंबर 2021 रविवार के दिन सुनिश्चित हुई थी। ईशा ठाकुर जी, आप अपना माइक म्यूट कर दें। सबसे पहली साप्ताहिक परिचर्चा श्रृंखला भाग 1 19 सितंबर 2021 रविवार के दिन सुनिश्चित हुई थी, जिसका विषय था बेसहारा मनोरोगियों को बचाने में समाज की भूमिका। इसमें मुख्य वक्ता रहे उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी। आपने बेसहारा मनोरोगियों को कैसे पहचाने, उन्हें बचाने के तरीके व उनके जीने के अधिकारों की विस्तृत जानकारी हम सभी को दी। हमारी दूसरी साप्ताहिक परिचर्चा श्रृंखला भाग 2 26 सितंबर 2021 रविवार के दिन तय हुई थी, जिसका विषय था दिव्यांगजनों के अधिकार व उनका संरक्षण। इस परिचर्चा के मुख्य वक्ता रहे प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी। आपने इस परिचर्चा में दिव्यांगता क्या होती है, दिव्यांगता के प्रकार, दिव्यांगजनों के अधिकार, दिव्यांगता एक्ट 2016 तथा इनका संरक्षण आदि विषयों की विस्तृत जानकारी हम सभी से साझा की थी। आज दिनांक 3 अक्टूबर 2021 रविवार के दिन ही हम सभी इस श्रृंखला के भाग 3 में शामिल हो रहे हैं, जिसका विषय है महिला अधिकार संरक्षण में हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग की भूमिका। यह बहुत ही महत्वपूर्ण श्रृंखला है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आमतौर पर होने वाली चर्चाओं में मानवाधिकारों पर चर्चा कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है, जबकि मानवाधिकार हमारे समाज का एक अभिन्न हिस्सा है। क्योंकि जो लोग सशक्त हैं, जो लोग प्रभावशाली हैं, जो लोग धनाढ्य हैं, वो अपने सभी प्रकार के अधिकारों का संरक्षण करने में सक्षम हो जाते हैं। किंतु समाज में एक वर्ग ऐसा है जो इससे वंचित रह जाता है, तो उनको उनके अधिकारों से भी वंचित कर दिया जाता है। इसको देखते हुए समाज में मानवाधिकारों की चर्चा करना बेहद जरूरी हो जाता है। इसी से संबंधित आज का विषय महिला अधिकार संरक्षण में हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग की भूमिका विषय बिल्कुल सटीक बैठता है, जिसमें आज की मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर डेजी ठाकुर जी। आप राज्य महिला आयोग की हिमाचल प्रदेश में अध्यक्षा हैं। मैं आपका और प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी का तथा अन्य वेबिनार में उपस्थित जितने प्रतिभागी हैं उन सबका स्वागत करती हूँ। एक जरूरी सूचना, अंत में प्रश्नों के लिए आपको समय दिया जाएगा, तो आप सभी चैट बॉक्स में अपने अपने प्रश्न लिख कर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपको उसका सही जवाब मिल सके। डॉक्टर डेजी ठाकुर मैम का स्वागत करने के लिए व अन्य सभी सदस्यों का अभिनंदन करने हेतु आमंत्रित करना चाहूंगी प्रतिभा ठाकुर जी को। प्रतिभा ठाकुर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र विभाग में पीएचडी की शोधार्थी हैं। हिमाचल प्रदेश सेट टेट सी टेट की परीक्षा उत्तीर्ण की है। प्रतिभा स्वयं एक दृष्टिबाधित छात्रा है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ प्रतिभा ठाकुर जी को। धन्यवाद सवीना जी। सभी को मेरा सादर नमस्कार। सृष्टि के प्रारंभ से ही प्रकृति द्वारा महिला एवं पुरुष को सामाजिक दायित्वों को निभाने के लिए समान अधिकार एवं कर्तव्य दिए गए थे, परंतु धीरे धीरे समाज में फैली कुरीतियों एवं अशिक्षा के कारण स्त्रियों का स्तर गिरता गया तथा उन्हें दुर्व्यवहार एवं दुराचार का सामना करना पड़ा एवं उन्हें वो की वस्तुओं के समान समझे जाने लगा। परंतु जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आने लगा, स्त्रियों की स्थिति भी बदलने लगी। आज हमारे समाज में स्त्रियों की स्थिति के लिए अधिकतर स्त्रियां ही एक दूसरे के साथ खड़ी हुई नजर आती हैं। आज स्त्रियों की स्थिति सुधारने के लिए स्त्रियां न केवल अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाती है, परंतु साथ ही साथ वो स्त्रियां जो कि अपने अधिकारों न्याय के लिए सजग नहीं है, जागरूक नहीं है, उन्हें भी जागरूक करती है।
आजादी के अमृत महोत्सव पर उमंग फाउंडेशन की मानवाधिकार परिचर्चा के अंतर्गत आज महिलाओं की जागरूकता से संबंधित विषय महिलाओं के संरक्षण में राज्य महिला आयोग की भूमिका पर चर्चा करेंगे, जिसमें आज मुख्य वक्ता के रूप में राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा श्रीमती डॉक्टर डेजी ठाकुर जी हैं। इनका जन्म व शिक्षा शिमला हिमाचल प्रदेश से हुआ है। वे बीए इकोनॉमिक्स तथा मनोविज्ञान में एमए, एमफिल एवं पीएचडी है। इन्होंने सामाजिक कार्यों में समाज के उत्थान एवं महिलाओं के उत्थान के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों के साथ, एनजीओ के साथ कार्य किया है तथा स्लम एरिया एवं दलितों के उत्थान के लिए भी उनके उत्थान के लिए भी अहम भूमिका निभाई है। मैं डॉक्टर डेजी ठाकुर जी का इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए अब स्वागत करती हूँ। साथ ही उन सभी गणमान्य व्यक्तियों, प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव सर जी एवं अन्य का स्वागत करती हूँ तथा अभिनंदन करती हूँ। साथ ही सभी श्रोताओं से निवेदन भी करती हूँ कि कार्यक्रम के अंत तक हमसे जुड़े रहे तथा महिलाओं के अधिकारों और उनके लिए प्राप्त न्याय तथा उनके सशक्तिकरण के प्रयासों में जो भी बाधाएं हैं उनको दूर करने के उपायों को सुनकर समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने में अपनी अहम भूमिका निभाएं। धन्यवाद। धन्यवाद प्रतिभा जी। अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ उमंग फाउंडेशन के अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में नोडल ऑफिसर, हिमाचल प्रदेश के राज्य विकलांगता सलाहकार बोर्ड में विशेषज्ञ सदस्य, स्टेट कोऑर्डिनेटर एक्सेसिबल इलेक्शन, मेंबर स्टेट मेंटल हेल्थ अथॉरिटी, प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी को। आप आए और विषय परिवर्तन तथा उमंग फाउंडेशन के परिचय की विस्तृत जानकारी हम सबके साथ साझा करें। प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी। धन्यवाद सबीना और हमारी बेटी प्रतिभा। आज का ये काफी महत्वपूर्ण विषय है। जब से हमने इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की तो मुझे लग रहा था कि महिलाओं की स्थिति के ऊपर भी हमें एक कार्यक्रम रखना चाहिए, और आज की जो हमारी मुख्य वक्ता है डॉक्टर डेजी ठाकुर, इनसे बेहतर रिसोर्स पर्सन हमारे ध्यान में कोई भी नहीं है, क्योंकि समाज में न सिर्फ ये पद के कारण से जानी जाती हैं बल्कि इन्होंने स्वयं भी समाज के लिए काफी काम किया है। तो आज इनको आमंत्रित किया और इन्होंने शॉर्ट नोटिस पर हमारे साथ जुड़ने का जो एक क्या कहते हैं उदारता दिखाई, उसके लिए हम इनका डॉक्टर डेजी ठाकुर का जो है धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ बहुत से बच्चे यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के, स्कूल्स के, और जिसमें कि गर्ल्स विद ब्लाइंडनेस एंड अदर डिसेबिलिटीज भी बड़ी संख्या में आज हमारे साथ जुड़ी हैं, और हमारी अन्य महिलाएं भी हमारे साथ काफी जुड़ी हुई हैं। यूनिवर्सिटी और कॉलेज के कई टीचर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स भी जुड़े हैं। मैं उन सभी का भी स्वागत करता हूं। आज का विषय इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम रोज देख रहे हैं समाज में महिलाओं के प्रति जो दृष्टिकोण है, जो देखने का नजरिया है, उसमें काफी ये तो समाज में शुरू से ही ऐसा नजरिया रहा है, लेकिन अपराध की घटनाएं और रोज रोज उनके मानवाधिकारों के वायलेशन की घटनाएं पहले भी होती थी, अभी वो मुखर रूप से सामने आ रही हैं। मीडिया है, सोशल मीडिया है, और उसमें किस प्रकार की वो घटनाएं हो रही हैं, किस तरीके से उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। ये उल्लंघन जो है वो समाज में खाली दूसरे व्यक्ति नहीं करते हैं। आमतौर पर हम देखते हैं कि अगर भेदभाव होता है बेटा और बेटी में, जो कि एक आम बात रही है, धीरे धीरे करके इसमें कुछ बदलाव अवश्य आया है, लेकिन उस बदलाव के बावजूद अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं, कुछ समुदाय ऐसे हैं, पूरे देश भर की मैं बात कर रहा हूं, जिसमें हिमाचल भी शामिल है, जिसमें बेटियों के साथ भेदभाव होता है। उनको खाने से लेकर के घर में जो भोजन बनता है, जो काम का बंटवारा होता है, 2 बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है, तो बेटी को दूसरे काम ऐसे दिए जाएंगे जो घरेलू हैं, खाना बनाना, झाड़ू पोछा करना, या जो कुछ भी काम है। काम कोई भी बुरा नहीं है, लेकिन बेटे को उस तरफ नहीं मोड़ा जाता है कि ये तुम्हारी भी जिम्मेवारी है। तो खाने में भी भेदभाव होता है, बाहर घूमने जाने में भी भेदभाव होता है, पढ़ाई लिखाई में भी भेदभाव होता है। हॉस्टल में बेटा भेज दिया जाता है, कहीं बाहर जाना होता है, बेटी के साथ 10 प्रकार के सवाल किए जाते हैं, उस पर अंकुश लगाया जाता है, और अंततः होता यह है कि बेटे और बेटी में स्पष्ट रूप से भेदभाव दिखता है। ये भेदभाव खाली पिता करता है ये नहीं है, वो माँ भी करती है, भाभी भी करती है, दादी भी करती है, परदादी भी करती है। ये भेदभाव लगातार चलता है। तो इसमें पुरुषों और महिलाओं की भागीदारी समान तौर पर होती है, और ये इस पर जो है हमारी आज की जो डॉक्टर डेजी ठाकुर, जो कि आज की रिसोर्स पर्सन है, ये तो इस पर अपनी बात रखेंगी। लेकिन कुछ समस्याएं जो हम देखते हैं
वो उसमें एक जिस पर कभी हिमाचल प्रदेश में चर्चा नहीं होती है। आज मैं जब डॉक्टर डेजी से बात कर रहा था तो मैंने उनके साथ संक्षेप में बात की थी कि हिमाचल प्रदेश में मानवाधिकार का उल्लंघन एक बहुत बड़े पैमाने पर होता है महिलाओं का, और वो ये है चाहे वो हिमाचल की है चाहे हिमाचल के बाहर की है। लेकिन जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, यानी वुमेन ट्रैफिकिंग, गर्ल्स की ट्रैफिकिंग, चिल्ड्रन की ट्रैफिकिंग, यानी मानव तस्करी, महिलाएं हमारे यहाँ से मानव तस्करी के माध्यम से पड़ोसी राज्यों को जाती हैं, जिसमें कि कुछ वर्ष पहले एक सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में मीडिया ने बहुत ज्यादा उजागर किया था कि किस प्रकार से महिलाएं हमारी वहां से हरियाणा या अन्य राज्यों में जाती थी और एक तरीके से वो खरीदने और बेचने का काम होता था, लेकिन उसको विवाह का नाम दे दिया जाता था। बेमेल विवाह होते थे और कई बार नाबालिग बेटियों को भी वहां भेजा गया, क्योंकि हरियाणा में सेक्स रेशियो काफी जो है वो मतलब उसका अनुपात ठीक नहीं था। प्रति व्यक्ति पर मतलब मेंस पर वीमेंस का नंबर काफी कम हो रहा था। जाहिर सी बात है कि वहां पर लड़कियां असम से और झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और दूसरे अन्य ऐसे राज्यों से, बिहार से और हिमाचल के सिरमौर जिले से भी जाती थी। राज्य महिला आयोग ने उस समय इस मामले को पूरी तरीके से रफा दफा करने की कोशिश की और ये कहा गया कि ये हिमाचल को बदनाम करने की साजिश है, जबकि हिमाचल जिन लोगों से मिलकर के बना है वो खाली पुरुषों से नहीं बना है, उसमें बराबर की हिस्सेदारी हमारी महिलाओं की भी है। तो अगर कहीं पर अत्याचार या अन्याय होता है, कोई बेमेल इस प्रकार के विवाह सामने आते हैं जहां अनैतिकता भी है और जहां गरीबी का फायदा उठाया जाता है, तो वो उसमें कोई भी हम ये नहीं कह सकते कि वो हिमाचल को बदनाम करने की साजिश है। उसके बाद नेशनल वीमेन कमीशन आया, यहाँ पर राष्ट्रीय महिला आयोग आया और दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि वहां पर ऐसा होता था। मैं 2-3 घटनाएं डेजी मैम के ध्यान में लाना चाहता हूं। अभी लास्ट ईयर की बात है, मैंने एक उमंग फाउंडेशन की ओर से मैंने एक्सपोज किया था, यहाँ टूटू का एक मामला था। टूटू में एक 15 वर्ष की लड़की जो मध्य प्रदेश के मंडला जिले से ला करके खरीद करके लाई गई थी और एक बड़े ही अत्यंत धनी और इन्फ्लुएंशियल आदमी के घर में वो काम कर रही थी। उसकी उम्र सिर्फ उस समय 15 से 16 साल के बीच में थी और उसको इस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता था। उसको खाने के लिए थाली में खाना नहीं दिया जाता था, जो उसने पुलिस में स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराए, थाली में खाना नहीं दिया जाता था। ये दूध के जो प्लास्टिक के जो पैकेट होते हैं उसके ऊपर खाना दिया जाता था। वो घर के टॉयलेट नहीं यूज कर सकती थी, उसको नीचे कहीं सीढ़ियों के नीचे कहीं जो ड्रेनेज सिस्टम था वहां पर उसको सुबह शाम जाना होता था। उसके पास ठीक ढंग से कोई कपड़े नहीं थे, उसको नहाने का के लिए साबुन और शैम्पू नहीं दिया जाता था। उसके सिर के बाल भी पूरे उसका जो है शेव ऑफ कर दिए गए थे ताकि वो घर से कहीं भागे ना, उसको थोड़ी शर्म महसूस हो। और उसकी साथ साथ उसके साथ मार पिटाई भी होती थी। जब किसी पड़ोस की एक सुधी महिला ने, एक महिला क्या वो यंग लेडी है, उसने मुझे जब फोन किया और मैंने इस पूरे मामले पर विचार करने के बाद एसपी उस समय के मोहित चावला जी से बात की और उन्होंने तुरंत वो केस रजिस्टर कराया और उसको रेस्क्यू किया। और फिर लेकिन वो रेस्क्यू पुलिस वाले कैसे करते हैं, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, उसमें लेबर एक्ट लगाया। ये लेबर एक्ट का नहीं, ये पॉस्को एक्ट का मामला हो सकता था। उस समय तक की बात कह रहा हूं, बाद की भी मैं बात बताऊंगा। तो उस समय लेकिन और वो लड़की मध्य प्रदेश से कैसे यहां पर आ गई, आखिरकार कोई ना कोई सप्लायर रहा होगा, कुछ ना कुछ उसके साथ जो है गरीबी का फायदा उठाया गया होगा। लेकिन लेबर एक्ट में मामला दर्ज करके उसके पेरेंट्स को बुला करके रफा दफा करने की कोशिश पुलिस वालों ने की। मैंने उस समय के एसपी से साफ कह दिया कि देखिए मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं, अगर इसमें एंटी ट्रैफिकिंग लॉ नहीं लगाया आपने तो मैं डीजीपी के पास कल जाऊंगा और फिर भी अगर नहीं होता है तो हाईकोर्ट में जाऊंगा। इसमें हमने अभी तक भी कोई कंप्रोमाइज नहीं किया है ह्यूमन राइट्स के मामले पे। उनको कुछ बात समझ में आई और उन्होंने एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग लॉ उसमें लगाया। लेकिन उसके बाद भी वो केस और पुलिस ने उनको एंटीसिपेटरी बेल लेने के लिए इतना टाइम दे दिया कि वो सक्षम कोर्ट से मैनिपुलेट करके कैसे न कैसे करके पुलिस उनको अरेस्ट करना चाहिए था। और उसके बाद उनको अरेस्ट तो शायद टेक्निकली किया गया था, थाने से उनकी जमानत हो गई क्योंकि उसके ऊपर जो है सेक्शंस इतने हल्के लगाए गए थे। लेकिन उनके ड्राइवर और एक और कर्मचारी ने उस बच्ची के साथ सेक्सुअल अब्यूज की थी, उसके साथ रेप होता था और उनको अरेस्ट किया गया। लेकिन ट्रैफिकिंग वाला मामला वो लॉजिकल एंड तक
नहीं जा पाया, क्योंकि उस बीच में जो पूरी की पूरी टीम थी उसको कोविड हो गया, फिर दूसरी टीम लगाई गई और जो कुछ भी हुआ वो मामला ठंडे बस्ते में चला गया। और इसी प्रकार से अभी 4 दिन पहले मैंने न्यूज में देखा कि नाहन शहर में एक बहुत ही अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति, ये आज मैंने आपके साथ मैम बात भी की थी, एक अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति के घर में एक 25 साल की एक लड़की थी, जिसको कि वो भागने की कोशिश कर रही थी, ये मीडिया में आया है। और उसको वो परिवार वालों ने सड़क के ऊपर पिटाई की। जब मामला पुलिस में गया वो रोई पीटी चिल्लाई, तो उसके बाद पुलिस ने उसको थाने में ले गई और उसके ऊपर भी वही लेबर लॉज मतलब के जो है सेक्शंस लगाए लेबर एक्ट के। जबकि उस लड़की ने बताया कि वो 12 साल की उम्र से इनके पास काम कर रही है, आज उसकी उम्र 25 साल हो गई है। वो झारखंड के एक गांव की जो रहने वाली है, और उन लोगों ने बताया कि हमने तो किसी प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से जो था उसको लिया था। अब उसके जब घर वालों को नाहन शहर में पुलिस ने जो है उसको सुपुर्द करने के लिए जब बुलाया, तो ये बात मीडिया में आई कि उन लोगों ने बताया कि हमने तो इसकी मिसिंग की रिपोर्ट भी झारखंड में जो है दर्ज कराई थी। अब मिसिंग की रिपोर्ट जिसकी दर्ज हुई हो और वो लड़की 13 साल से गायब हो, ये साधारण एक आम व्यक्ति भी, इसमें लॉ की LLB LLM की कोई जरूरत नहीं है, पुलिस ऑफिसर बनने की कोई जरूरत नहीं है। वो लड़की अपनी मर्जी से अगर आई होती तो मिसिंग की रिपोर्ट क्यों दर्ज होती? 12 साल की लड़की की अपनी मर्जी कोई मायने नहीं रखती है। उस समय इसका मतलब था कि उसको वहां से किडनैप करके लाया गया। ये बाल अधिकारों का, महिला अधिकारों का तो संरक्षण की बात छोड़ दें आप, जो कि पुलिस आमतौर पर नहीं कर पाती है। एक इसमें तो जो है एक महिलाओं से जुड़ा कितना बड़ा मामला है कि वो ट्रैफिकिंग करके यहां पर लाई गई। तो ये मामले भी हमारे यहाँ आते हैं, और हमारे यहाँ 4 या 5 जिलों में या 6 जिलों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट बनाई है पुलिस की। कभी मैम आप ये जो ट्रैफिकिंग होती है, ये ट्रैफिकिंग, क्योंकि मैंने 2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं, एक एशिया पैसिफिक रीजन की कॉन्फ्रेंस थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसमें हमें एशिया और पैसिफिक रीजन में किस प्रकार से ट्रैफिकिंग का नेटवर्क चल रहा है और इंटरनेशनल लेवल पर कैसे हमारे भारत की जो है लेडीज या जो है हमारी बेटियां कैसे दूसरे देशों में जाती हैं और दूसरे देशों से कैसे यहां पर आती हैं, ये पूरा हमने नेटवर्क वहां पर समझा। तो उसको देखते हुए यहां पर पुलिस के पास कोई ऐसा सेंसिटाइजेशन नहीं है। इसमें मेरा सुझाव है, आपसे निवेदन है कि पुलिस के साथ एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के जो इश्यूज हैं उनको, क्योंकि ये समझते नहीं है, लोअर लेवल पर बिल्कुल नहीं समझते हैं, हायर लेवल पर ये लोग समझते हैं तो उस पर अमल नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत बॉदरेशन है। तो ये अगर आप कहीं पर ये मामले उठा पाएं, और जिस मामले का नाहन का मैंने जिक्र किया, कल मैं आपके पास मेल और वो न्यूज की वो सारी क्लिपिंग भेजूंगा, तो ये अगर मामले उठाए जाएं तो मुझे लगता है कि महिला अधिकार संरक्षण में जो कुछ अभी तक आपने बहुत बेहतर काम किया है, जो कुछ मीडिया के माध्यम से अन्य लोगों से जो मुझे फीडबैक मिलता है कि राज्य महिला अधिकार आयोग ने आपके जो है लीडरशिप में बहुत अच्छा काम किया है। इसमें ट्रैफिकिंग वाला, वीमेन और चिल्ड्रन की जो ट्रैफिकिंग है, इसको भी अगर एक आप इसको थोड़ा फोकस में रखेंगी और सख्ती के साथ रखेंगी। देखिए, पुलिस जो है वो बहुत सी चीजों को मैनिपुलेट करती है, लेकिन आपकी पास जो पद है, वो पद ऐसा है जिसमें आप उन सेक्शंस को, उन इंडिविजुअल्स को न्याय दे सकती हैं जिनकी सुनवाई कहीं पर नहीं होती। अब वो जिस महिला की बात मैंने की, वो संभवतः झारखंड वापस चली गई होगी, तो उसकी सुनवाई वहां भी कोई नहीं करेगा, यहां भी कोई नहीं करेगा। तो ये ऐसे मामले जो है दब जाते हैं। आप आज हमारे कार्यक्रम में शॉर्ट नोटिस पर आई, और देखिए अभी भी काफी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, 97, 98 और मतलब ये मोर देन 100 हो जाएंगे, हो भी गए हैं। तो इतने लोग आपकी आवाज सुनेंगे, और ये ज्यादातर यूथ है, तो यूथ और उसमें से गर्ल्स और गर्ल्स विद डिसेबिलिटीज, तो ये लोग जब आपके साथ जुड़ेंगे, आपसे सीखेंगे, तो समाज में जागरूकता का स्तर जाहिर सी बात है कि और बढ़ेगा। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और जितने भी लोग हमारे साथ अन्य जुड़े हैं, मैं उनका भी आभारी हूं, क्योंकि वो एक टॉर्च बियरर हैं, वो मशाले लेकर के समाज में खास करके नौजवान जो काम कर रहे हैं, उनका भी मैं यहाँ धन्यवाद करता हूं। और मुझे लगता है कि ये सीरीज हमारी मानवाधिकार के क्षेत्र में पहली सीरीज है,
क्योंकि ह्यूमन राइट्स की चर्चा, जैसे कि सबीना ने भी कहा, नहीं होती है हमारे साथ, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे जुड़े हैं जो ह्यूमन राइट्स में लगातार काम कर रहे हैं, बेसहारा मनोरोगियों को बचाते हैं, जो हमारे स्टूडेंट या जो दूसरे पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज हैं उनकी उनकी हेल्प करते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ जब मानवाधिकार की चर्चा हम करेंगे और महिला अधिकारों की चर्चा करेंगे तो समाज में जागरूकता का स्तर और उसका डायरेक्ट इंपैक्ट हमें थोड़े दिनों में दिखाई देने लगेगा। और मुझे लगता है कि आज के कार्यक्रम के बाद आपके पास जो केसेस, बहुत केसेस आपके पास आते हैं, वो केसेस अब कुछ और भी बढ़ेंगे, क्योंकि ये यूथ जुड़ रहा है। तो इस प्रकार के कार्यक्रम समाज में एक नई दिशा भी देंगे। और उमंग फाउंडेशन इसी प्रकार के, क्योंकि हम निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं समाज में, गवर्नमेंट से या किसी भी डोनर एजेंसी से कोई फंडिंग नहीं लेते हैं, हमारे पास कोई पेड वर्कर नहीं है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, यहां तक कि ऑफिस भी नहीं है। लेकिन आप गूगल पे देखेंगी तो सक्सेस स्टोरीज हमारी बहुत ज्यादा है, जो कि किसी सैकड़ों जो है स्वयंसेवी संस्थाएं काम कर रही हैं, बहुत बड़े बजट की संस्थाएं काम कर रही हैं, हम तो बिना बजट के काम कर रहे हैं। इसमें जो जहां तक आज के विषय की बात है, ये नारी सेवा सदन को लेकर के हमने काफी काम किया और 100% प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स आज वहां हमें दिखाई देता है। इसके लिए मैंने एक समय में असेंबली में भी क्वेश्चन उठवाया, इसके अलावा मैं हाई कोर्ट में गया और बहुत कुछ उसके ऊपर हमने एडवोकेसी की, मीडिया का पूरा सहारा लिया। तो ऐसे में हम लगातार महिलाओं के बारे में चिंतित हैं, अधिकारों की बात कर रहे हैं, और आप जैसे रिसोर्स पर्सन का साथ मिलने से मुझे लगता है कि इस हमारी जो एक मशाल लेकर के ये लोग, युवा वर्ग चल रहा है, इसको हम काफी दूर तक ले जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान जी, आपने हमें समाज में हो रहे भेदभाव, मानव तस्करी की जानकारी साझा की। अपने अनुभवों से आप हमेशा ही समाज को जागृत करने का प्रयत्न करते रहते हैं। अब मैं आज की मुख्य वक्ता डॉक्टर डेजी ठाकुर जी से आग्रह करती हूं कि आप इस विषय पर महिला अधिकार संरक्षण में हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग की भूमिका पर विस्तृत जानकारी साझा करें। डॉक्टर डेजी ठाकुर मैम। मैम अनम्यूट करें, शायद आप म्यूट दिख रही हैं। जी, आवाज आ रही है? जी मैम। जी, धन्यवाद सबीना जहान जी, और मैं अजय श्रीवास्तव जी का भी बहुत धन्यवाद करती हूँ, और उमंग फाउंडेशन का भी, कि आज उन्होंने मुझे ये मौका दिया है, ये अवसर दिया है कि मैं आप लोगों से मुखातिब हो सकूं। बहुत प्रतिभाशाली युवा हमारे साथ जुड़े हैं और ये मौका हमें मिला है आज एक दूसरे की बात सुनने का और बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी साझा करने का। तो बहुत अच्छी आपने इंफॉर्मेशन जो आपने दी है मुझे, आपने ट्रैफिकिंग के बारे में अजय जी बात की है और बहुत महत्वपूर्ण इस पे आपने प्रकाश डाला है। इसको हम जरूर अप्रोप्रिएट फोरम पे इसको उठाएंगे इन बातों को, और ट्रैफिकिंग पर भी कार्य करेंगे। जिस प्रकार से आप लोगों को सबको ही विदित है कि जो राज्य महिला आयोग है ये महिलाओं के हितों के लिए समर्पित है, और राष्ट्रीय महिला आयोग का जो गठन है वो राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत 1992 में जो है गठित किया गया था और 31 जनवरी से ये कार्य कर रहा है। उसके बाद हमारे देश में अनेक प्रदेशों में इसी प्रकार से राज्य महिला आयोगों का गठन हुआ, और हिमाचल प्रदेश की यदि हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में राज्य महिला आयोग का गठन राज्य महिला आयोग अधिनियम 1996 के अंतर्गत 1997 में हुआ, और तब से राज्य महिला आयोग हिमाचल प्रदेश अपना कार्य कर रहा है। और मुझे भी ये अब दूसरा टर्म है राज्य महिला आयोग में काम करने का, और इस माध्यम से महिलाओं से जुड़ने का, महिलाओं के लिए काम करने का, महिलाओं की जो के विषय जो है सरकार तक पहुंचाने का एक सेतु का कार्य जो है आयोग करता है, जिसमें पीड़ित प्रताड़ित महिलाएं और महिलाओं के जो भी विषय हैं उन पर हम उनका निराकरण कर सकें, उनका निदान कर सकें, यही हमारा प्रयत्न होता है। राज्य महिला आयोग किस उद्देश्य से बनाया गया? महिलाओं के को न्याय दिलाने के लिए। महिलाओं के जो आयोग है वो स्वयं जो है इसका सो मोटो कॉग्निजेंस लेता है, स्वतः संज्ञान भी लेता है। और मैं धन्यवाद करती हूँ मीडिया के भी बंधुओं का कि वो जो अपने चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, तो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, उसको अपने कार्य को निभाते हुए जो जब महिलाओं की वो कोई भी
प्रकरण जो हमारे ध्यान में लाते हैं तो हम उसका भी स्वतः संज्ञान लेते हैं और इस प्रकार जिन महिलाओं की पहुंच हम तक नहीं होती वो पहुंच भी आयोग तक आ जाती है। तो राज्य महिला आयोग का जो कार्य है वो मूलतः तो यही है कि प्राथमिकता ये होती है कि महिलाओं की जो भी हमारे पास प्रकरण आते हैं उनको पंजीबद्ध करना। महिलाएं जो है राज्य महिला आयोग तक किस प्रकार पहुंच सकती हैं? राज्य महिला आयोग तक महिलाएं जो है वो ईमेल के माध्यम से जुड़ती हैं, वो टेलीफोन के माध्यम से जुड़ती हैं और अभी तो कोरोना के कार्य जो कोरोना का जो ये अभी काल आया इसमें तो हमने अपना व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया ताकि महिलाएं जो है हम तक अपनी पहुंच बढ़ा सकें। हमारा वेबसाइट है जिसमें मेरा नंबर भी दिया गया है और डायरेक्टली मुझे भी फोन प्रतिदिन आते रहते हैं। तो जो हमारे पास प्रकरण आते हैं उनको राज्य महिला आयोग जो है वो जो पटल पर आ गए उनको हम पंजीबद्ध करते हैं। उसके बाद देखा जाता है कि ये हमारे परिधि के अंदर का मामला है कि परिधि के बाहर का है। परिधि के बाहर का मसलन कि ये प्रशासनिक है या ये रेवेन्यू से रिलेटेड है तो उसे उस तरह से आगे भेज दिया जाता है और जो दूसरे होते हैं जो भी प्रकरण उन्हें हम पंजीबद्ध करके फिर आवेदक और अनावेदक दोनों को हम समन भेजते हैं। हमारे यहाँ पर शिमला में हर महीने कोर्ट लगता है और हमारे पास हर रोज कोई भी वॉक इन केसेस भी आते रहते हैं। कोर्ट जब लगता है तो समन दोनों पार्टियों को भेजे जाते हैं। राज्य महिला आयोग किसी भी वकील को अपने कोर्ट में अलाउ नहीं करता है। राज्य महिला आयोग के पास जो केसेस आते हैं महिलाएं स्वयं उसमें आती हैं और जो अनावेदक होते हैं वादी प्रतिवादी दोनों स्वयं वहां पे उपस्थित होते हैं और अपनी बात जो है वो स्वयं कहते हैं। दोनों की जो है वो काउंसलिंग राज्य महिला आयोग में होती है। होता क्या है कि हम जिनसे डील कर रहे हैं ये लोग जो है ये कोई क्रिमिनल्स नहीं है या अपराधी नहीं है। ये वो लोग हैं घरेलू हिंसा की जगह यदि हम बात करें तो ये घर में आपस में जिसका विवाद हो गया है, आपस में आपसी विवाद है, कोई परिवार का विवाद है, कोई पड़ोस का विवाद है और ये जब केसेस आते हैं तो हम इसकी पूरी सीक्रेसी भी रखते हैं। होता यह है कि कोई भी महिला जो पीड़ित और प्रताड़ित हमारे पास आती है वो बहुत ही हिम्मत करके हमारे पर विश्वास करके हम तक आती है। आप इस बात का यकीन नहीं करेंगे, हमारे पास जब फोन आता है तो महिला एक बार क्या जानना चाहती है कि मेरे रिश्तेदारों को तो पता नहीं चलेगा, मेरे पड़ोसियों को तो पता नहीं चलेगा कि मैंने यहाँ पे कंप्लेंट की है, मैं किस प्रकार से कंप्लेंट कर सकती हूँ और मेरा आप क्या करेंगे, किस तरह से मेरी आप सहायता कर पाएंगे, तो वो ये जानना चाहती है। तो इसलिए जब महिला हमारे पास आती है तो वो तब आती है जब वो बहुत पानी उसके सर से गुजर जाता है और वो हमारी मदद चाहती है, सहायता चाहती है, उसको कोई बस नहीं चल रहा है। तो हम बहुत ही संवेदनशीलता से उस महिला से बातचीत करते हैं और उसे ये सुनिश्चित करते हैं कि उसे ये अश्योरेंस देते हैं कि उसकी जो बात है बाहर नहीं जाएगी। राज्य महिला आयोग जो है कभी भी किसी भी केस का ओपन जैसे होता है ना कि हमारी सुनवाइयां जो जन सुनवाई होती है अन्य आयोगों में भी वो ओपन भी होती है, खुले मंच पर होती है, परंतु हमारा एक ये प्रयास रहता है कि हमारी जो सुनवाई है वो एक बंद कमरे में हो और केवल दो व्यक्ति जो जिनका ये मामला है वही साथ हों, दो परिवार या दो जो भी ग्रुप्स हो वो हमारे सामने हो। इस प्रकार से हम जो है महिला की जो भी समस्या है उसका निदान करते हैं। काउंसलिंग होती है, उनको अलग डेट दी जाती है, उन्हें अलग से समझाया जाता है और यदि कोई हिंसा का मामला है तो वो पुलिस को भी दिया जाता है और उसको हम फॉलो अप भी करते हैं। यदि हमें और बहुत से मामले होते हैं जो हम रजिस्टर करते हैं वो तो हम तक आते ही हैं, परंतु बहुत से मामले ऐसे भी होते हैं कि महिला स्वयं नहीं आना चाहती, वो केवल हमसे काउंसलिंग चाहती है, वो केवल हमसे साथ चाहती है कि मुझे बताइए कि मैं कैसे करूं। तो फोन पर हम लोग, हमारा स्टाफ बहुत अच्छा ट्रेन संवेदनशील स्टाफ है, फोन पर भी हम लोग काउंसलिंग करते हैं। अनेकों जो हमारे पास दूरभाष से जितनी भी प्रकरण आते हैं हम उनसे बातचीत करके उनके समस्या का भी निदान करते हैं। जो हमारे पास समस्या आती है महिलाओं की, महिलाएं बहुत दूर से और ग्रामीण परिवेश से अधिकतर हम तक पहुंचती है। वहां पर उनको हम कोशिश हमारी ये रहती है कि हम हर जिले में जाएं और जिले में ही उस महिला को बुलाया जाए और वहां उसकी सुनवाई हो। क्योंकि आप कल्पना करिए कि कोई मंडी के किसी बहुत ही दुर्गम स्थान से अगर यदि किसी महिला को शिमला में आना हो अपने केस के लिए तो वो कैसे पहुंचेगी। इसी प्रकार से जितने भी दूर के जो एरियाज है जहाँ पे नंबर ऑफ केसेस ज्यादा है, जहाँ प्रकरणों की मात्रा अधिक है, राज्य महिला आयोग वहां पर जाता है। हमने अपनी आउटरीच बढ़ाने का बहुत प्रयास किया है और जहां पर नंबर ऑफ केसेस ज्यादा है वहां पे हम अपना कोर्ट लगाते हैं। जैसे हम कांगड़ा के धर्मशाला में हमारा कोर्ट लगता है, मंडी में हमारा कोर्ट लगता है, बिलासपुर में है, सोलन में है, जहां जहां भी हमें लगता है कि केसेस ज्यादा है हम वहीं तक जाने का प्रयास करते हैं। तो ये तो हमारा प्राइमरी फंक्शन जो है कि महिलाओं को रिड्रेसल ऑफ ग्रीवेंसेस ऑफ वुमेन, दिस इज आवर प्राइमरी वर्क। ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसे हम सबसे पहले करते हैं। फिर हमारे मैंडेट में ये भी आता है
कि हमें महिलाओं के लिए जागरूकता करना। जागरूकता के लिए हम लोग एक सामान्य जागरूकता शिविर लगाते हैं जहां महिलाओं को लाइवलीहुड के बारे में बताया जाता है। अनेक डिपार्टमेंट्स जो हैं, योजनाएं जो सरकार की हैं, महिलाओं तक पहुंचाई जाती हैं। उन योजनाओं में जो सरकार द्वारा उनके लिए बनाई गई योजना है, चाहे वो कृषि है, वो चाहे हॉर्टिकल्चर है, चाहे वो इंडस्ट्री है, उनको कौन सी सब्सिडीज मिल रही हैं, उनको क्या क्या सरकार की योजनाओं से लाभ मिल सकते हैं, वो लाभ हम महिलाओं तक पहुंचाते हैं। और इसके लिए हमारा ये प्रयास रहता है कि हम दुर्गम स्थानों पर, कोई पिछड़ी हुई पंचायतों तक हम जाएं और वहां पे अपना कार्यक्रम करें। और जरूरी नहीं है कि हमारा कार्यक्रम जो हो किसी हेडक्वार्टर पे हो जिला के। तो ये हमारा प्रयास रहता है जागरूकता शिविर का। इसके अलावा हम विधिक जागरूकता शिविर करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से हम सबको विदित है कि हमारे न्याय व्यवस्था ने महिलाओं के लिए बहुत से अधिकार तो बनाए हैं, परंतु उन अधिकारों की जानकारी हमारी महिलाओं को नहीं होती है। और इस कारण से जो है महिलाओं को एक बड़ी विडंबना है कि अधिकार तो हैं परंतु जागरूकता नहीं है और जानकारी नहीं है। तो इस कारण से जो है महिलाएं अपने जो अधिकारों का लाभ नहीं उठा पाती हैं। तो ये भी एक हमारा उद्देश्य रहता है कि महिलाओं को उनके जो अधिकार है उनके बारे में जागरूक किया जाए, उनके बारे में जानकारी दी जाए। तो विधिक जागरूकता जो शिविर है वो हम लगाते हैं। और ये भी उन तक एक मैसेज पहुंचाना, संदेश पहुंचाना कि जो हमारे लीगल सर्विस अथॉरिटीज हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट के लीगल अथॉरिटीज है, वहां से उसको जो है फ्री लॉयर की जो एक सुविधा प्राप्त होती है, उस बारे में भी महिलाओं को जानकारी दी जाए। और जो उनके लिए सरकार ने, हमारी न्याय व्यवस्था ने जो भी अधिकार दिए हैं उनको, और जो भी लॉज उनके लिए बनाए हैं, उसकी जानकारी हम महिलाओं तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अभी हमने देखा है कि कोरोना के दौर में साइबर के बहुत केसेस बढ़ गए हैं, तो हम डिजिटल लिटरेसी के लिए भी, इससे कोरोना से पहले भी हमने शिविर किए थे कॉलेजेस में और स्कूल्स के लेवल पर भी हमने करवाए, जहाँ पे डिजिटल लिटरेसी, क्योंकि हमारी जो अभी की जो आने वाली पीढ़ी है, और देखिए ना लिटरेसी का कितना, डिजिटल लिटरेसी का कितना लाभ हुआ है कि कोरोना में बच्चों की पढ़ाई हो पाई, और बच्चों का जो हमारे स्टूडेंट्स हैं और हमारे युवा हैं किसी तरह से पिछड़े नहीं, क्योंकि वो अपनी क्लासेस उनकी चलती रही हैं और हर किस्म के कार्य जो है चल रहे हैं डिजिटल माध्यम से। तो डिजिटल माध्यम तो बहुत आवश्यक है, परंतु बहुत सेफ होना और सेफली उसको यूज करना बहुत आवश्यक है। अभी हाल ही में इतने ज्यादा केसेस जो हमारे लिटरेसी के आए हैं, साइबर क्राइम के आए हैं, वो थोड़े अलार्मिंग है, उस पर हमें कार्य करने की आवश्यकता है। और हम अब एक प्लान बना रहे हैं जिसमें और अधिक हम डिजिटल लिटरेसी का, कि कैसे आपने सेफ साइबर स्पेस और सेफ आपने साइबर का यूज करना है। बहुत से मामले हमारे पास आ रहे हैं जिसमें बच्चियां जो हैं पढ़ रही हैं, उसके बाद जब वो फ्री हैं तो भी वो किसी के साथ चैट कर रही हैं, तो वो व्यक्ति जो है उनसे इस प्रकार के काम करा रहे हैं, ऐसे कृत्य करवा रहा है कि वो बोलता जा रहा है, वो करती जा रही है। और फिर जब उसकी फोटोज वो कहीं अपलोड कर रहा है, तब उसको पता लगता है कि उसने तो जो है मेरी फोटोग्राफ जो है वायरल कर दी है, और कभी कभी तो उसने फोटो भेजी नहीं है, उसको मॉर्फ किया जा रहा है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हमारे संज्ञान में आ रही हैं, और हम फिर उसे एसपी साइबर क्राइम को भेज देते हैं। और हमने अपनी भी स्टाफ की ट्रेनिंग जो है साइबर सेल से करवाई है, जिसमें हम अपने स्टाफ को भी ट्रेन किया है कि हम महिलाओं को साइबर के बारे में जानकारी दें कि किस प्रकार से सेफली आपने साइबर का यूज करना है। एक मेरा मामला मुझे ध्यान में आता है, एक मामला नहीं, अनेक मामले ऐसे हैं, फेसबुक से फ्रेंडशिप करके यहाँ तक की शादी भी हो रही है। शादी हो रही है विद इन मंथ, 2-3 महीने में फ्रेंडशिप हुई है, शादी हो गई है, और 3-4 महीने में ही वो हमारे पास आए हैं आयोग में कि हमें साथ नहीं रहना है। ये मेरे से 2 साल बड़ी है, ये मेरे से 4 साल बड़ी है, ये मेरी बात नहीं सुनती है, मेरी माता इसको पसंद नहीं करती है, मेरी माता के साथ झगड़ा हो रहा है। तो मतलब इतनी जल्दीबाजी में इतना महत्वपूर्ण ये जो एक निर्णय ले लेते हैं जीवन साथी बनाने का, और फिर उसको निभाना नहीं है। तो ये एक बहुत ही एक डिफिकल्ट सिचुएशन जो हमारे समाज में अराइज हो रही है, ये भी साइबर से ही, अगर हम कहें तो सोशल मीडिया के माध्यम से। सोशल मीडिया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से उसका यदि इस्तेमाल होता है, परंतु इसके नेगेटिव पहलू भी बहुत हैं, और नकारात्मक जो इसके पहलू हैं उसके कारण बहुत सी समस्याएं जो हमारे समाज में बढ़ भी रही हैं। तो हमने ये भी बीड़ा उठाया है कि हमें साइबर डिजिटल लिटरेसी करनी है। इसमें हमें जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उसका भी बहुत हमें एक समर्थन मिला है और साथ मिला है, और उन्होंने हमारे साथ एसोसिएशन में बहुत से कार्यक्रम जो है किए हैं। तो हम लोग राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ मिलकर बहुत से कार्य कर रहे हैं। हम उनसे विधिक जागरूकता शिविर भी उनके साथ मिलकर हम लगाते हैं, और इसी प्रकार से साइबर की भी हमने काफी सारे जो बिफोर कोरोना से पहले भी हमने साइबर के बहुत सारे लिटरेसी के जो शिविर है महिलाओं के लिए लगाए, स्टूडेंट्स के लिए लगाए, स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए भी लगाए। तो इस प्रकार से जो है राज्य महिला आयोग ने अनेक पहल की है, नवाचार भी बहुत किए हैं। हमने एक और काम किया है कि जैसे हमारे जब कोर्ट लगता है, कोर्ट में हमने एक
रिक्वेस्ट करके अब पुलिस के जो हमारे एडिशनल एसपी या हमारे डीएसपी लेवल के ऑफिसर हमारे साथ जो कोर्ट पे बैठते हैं, उससे क्या होता है त्वरित ही, क्योंकि एक तो हमारा ये जो निराकरण है त्वरित वैसे भी है, सस्ता है, कोई वकील नहीं होता है, महिला को कुछ करना नहीं पड़ता है और उसे उसका जो है निदान मिलता है। तो हमने पुलिस के माध्यम से क्या होता है कि सामने ही सामने यदि कुछ ऐसी बात है कि उसको कोई शिकायत करनी है, कोई फॉलो अप लेना है, कोई प्रतिवेदन को चेक कराना है, तो वो साथ में हम लोग कर लेते हैं। तो एक ये भी बहुत बड़ा एक राज्य महिला आयोग ने अब ये कार्य शुरू किया है। पुलिस के ही माध्यम से हमें बहुत से काम सुलटाने होते हैं और पुलिस का और हमारा कार्य एक ही सा है कि हमने महिलाओं को न्याय दिलाना है। तो हमने पुलिस में संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए भी वर्कशॉप का आयोजन किए और इसको हमने 2018 में आरंभ कर दिया था। उसमें हम जिले में जाते हैं, वहां के एसपी और उनकी जो टीम है, जब उनकी क्राइम मीटिंग होती है उसमें हम लोग शामिल होते हैं। वहां पर डीपीओ, हमारे सीडीपीओ जो कि हमारे संरक्षण अधिकारी भी हैं, महिलाओं के जो केसेस हैं उनके द्वारा ही मैजिस्ट्रेट तक जाते हैं। महिलाओं को न्याय दिलाने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो हम लोगों ने उनके साथ मिलकर वर्कशॉप्स की हैं और वहां पर एक जेंडर सेंसिटाइजेशन के ऊपर भी एक लेक्चर होता है। उससे क्या हुआ है कि जब हमने इनिशियली ये शुरू किया तो हमें ऐसा महसूस हुआ कि पुलिस को लगता होगा कि हमें क्या जानकारी की जरूरत है, हमें तो सब पता है, हम तो रोज इन जो समस्या है उनको हम रोज ही इनका निराकरण हम कर ही रहे हैं अपने लेवल पे। परंतु बहुत अच्छा इसका रिजल्ट निकल करके आया और जिस भी जिले के एसपी के साथ हमने ये वर्कशॉप्स की, उन्होंने ये कहा कि मैम आप जरूर 3-4-5 महीने में एक बार दोबारा करिए, क्योंकि सेंसिटाइज करना एट द लोअर लेवल जो हमारे पुलिस के अधिकारी हैं उनको सेंसिटाइज करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि सबसे पहले एक प्रताड़ित, पीड़ित, शोषित महिला को डील करने का जो कार्य है वो तो पुलिस का कांस्टेबल है वही करता है, या जब वो कहीं भी थाने में जाती है जो उससे सबसे पहले मिलता है उससे उसको सेंसिटाइज करना बहुत आवश्यक है। क्योंकि पुलिस को लगता है उनके पास पहले ही बहुत सारा बोझ है, उनके पास क्राइम बहुत है। तो महिला के घरेलू हिंसा के जो मामले जब उसके पास आते हैं उनको लगता है कि ये तो छोटा सा मामला है, यदि पत्नी ने थप्पड़ मार दिया तो क्या हुआ, यदि तुम्हें परिवार वालों ने तुम्हारी पिटाई की तो क्या हुआ, तो सह लो। तो ये एटीट्यूड को चेंज करने के लिए हमने जो है राज्य महिला आयोग ने ये वर्कशॉप्स जो है को आयोजित किया। उसका बहुत अच्छा परिणाम हमारे पास आया है और हम इसको सतत प्रक्रिया के तौर पे हम इसको चला रहे हैं। फिर हमें जब हम अपने संरक्षण अधिकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है महिला को न्याय दिलाने के लिए, जो कि सुपरवाइजर होते हैं आईसीडीएस के, तो उनकी ट्रेनिंग का जो है हमने वर्कशॉप्स आरंभ की हैं। उनकी ट्रेनिंग इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब एक पीड़ित महिला जिसको घर में घरेलू हिंसा से वो पीड़ित है, वो जब जाती है पुलिस में, तो पुलिस उसको कहाँ भेजती है? पुलिस उसको भेजती है संरक्षण अधिकारी के पास। संरक्षण अधिकारी कौन है? वो सुपरवाइजर है आईसीडीएस का। उसके पास आईसीडीएस के कार्य भी बहुत है और उसके पास जब ये कार्य आ जाता है तो उसे लगता है कि ये इसको किस तरह से निभा पाएगा। तो हमने ये वर्कशॉप्स की हैं, तो इससे बहुत अधिक जो कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है हमारे प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की, और बहुत सी जो उनकी समस्याएं थी उनको हमने समझा है। कुछ जो समस्याएं हैं उनकी हम संस्तुति अनुशंसा सरकार से करने वाले हैं। हमने पूरा उनका एक संकलित कर दिया है, जो भी हमें रिकमेंडेशंस उनको देनी है सरकार को वो हम देंगे, ताकि वो और एफिशिएंटली और अच्छे प्रकार से जो है महिलाओं के लिए कार्य कर सकें। तो ये वाली जो हमारी वर्कशॉप्स है ये लगातार चल रही हैं और हमने लगभग 8 से मुझे लगता है 9वां जो हमारा जिला है हम उसमें जाने वाले हैं। एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि एक और एक्ट है, ये तो था घरेलू हिंसा अधिनियम 2005। अब देखिए 2005 से ये घरेलू हिंसा अधिनियम आया है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005, पर अभी भी इसमें इतनी जानकारी नहीं है और इसमें अभी भी बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। प्रोटेक्शन ऑफिसर्स ने किस प्रकार से DIR भरनी है ताकि जो जज है वो भी उसके आधार पर महिला को जो है न्याय दिलवा सके। बहुत बार देखा गया है कि DIR भरने में ही जो गलती हो जाती है उसी के आधार पर महिला को जो न्याय नहीं मिलता है। तो इस पर हम और वर्कशॉप्स कर रहे हैं, इसमें इनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं संरक्षण ऑफिसर्स की, ताकि वो अच्छे प्रकार से महिला को जो है न्याय दिलवा सके। फिर हम बात करते हैं सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल। तो इसमें ये 2013 का एक्ट है, इसमें भी अभी बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। राज्य महिला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ मिलकर बहुत से वर्कशॉप्स कर रही है। इसमें हमने जो है अभी यूनिवर्सिटीज, हिमाचल यूनिवर्सिटी, नौनी यूनिवर्सिटी, आपका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पालमपुर में हमने वर्कशॉप्स किए हैं, जिसमें हमने इनकी जो इंटरनल कमिटीज हैं उनकी ट्रेनिंग की है। पहले इसको इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी कहा जाता था 2013 में, 14 के बाद जब ये शुरू हो गया, लेकिन 2016 में इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की जगह इसका नाम इंटरनल कमेटी रखा गया। इंटरनल कमेटी का मतलब ये था कि इसका कार्य केवल कंप्लेंट सुनना ही नहीं है, इसका कार्य अवेयरनेस भी है, वर्कशॉप्स भी है।
हर जगह पर हमने ये इंश्योर किया कि हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर इंस्टीट्यूशन में जो इसकी एक कॉन्स्टिट्यूशन है कि कौन इसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, कौन इसके मेंबर्स हैं, जो सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी आप लोगों की बनती है उसके जो मेंबर्स हैं उनको अच्छे से डिस्प्ले किया जाए आपके रिसेप्शंस में, आपके प्रॉपर जगह पे, जहां पर हर महिला, हर बच्ची, हर स्टूडेंट को देखे कि ये हमारी जो इंटरनल कमेटी है इसके ये मेंबर्स हैं, इनके ये फोन नंबर्स हैं, मुझे यदि अपनी शिकायत करनी है तो मैं इन तक पहुंचूं और मैं अपनी शिकायत कर सकूं। तो अब ये है कि हमारे चिट्ठियां लिखने के बाद, हमारे लोगों से संपर्क करने के बाद, ट्रेनिंग देने के बाद अब हर जगह पर ये जो इन्होंने जो प्रोमिनेंटली डिस्प्ले कर दिया है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है हमारी इंटरनल कमेटी की। ये जो कमिटीज हैं इनके पास जब एक महिला, एक बच्ची, एक स्टूडेंट, अभी आप पूछेंगे कि ये किसको कवर करती है? सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक स्टूडेंट को भी कवर करती है, एक घर में काम करने वाली महिला को, जैसे अभी अजय श्रीवास्तव जी बात कर रहे थे, जो एक डोमेस्टिक वर्कर है उसको भी कवर करता है, एक स्टूडेंट को कवर करता है। और कहाँ कहाँ कवर करता है? यदि कोई स्टूडेंट अपने बस में भी अपने यूनिवर्सिटी जा रहा है तो वो भी उसको कवर किया जाएगा। यदि आप स्टूडेंट कहीं स्पोर्ट्स के लिए जा रहा है, स्टेडियम जा रहा है, बस में जा रहा है, उसको भी कवर किया जाएगा। तो इस प्रकार से महिला को इसमें, हर महिला इसमें कवर्ड होती है। और हर जगह जहां भी एम्प्लॉइज 10 से ज्यादा है, इंटरनल कमेटी बनानी बहुत आवश्यक है। अभी हाल ही में हम एडवांस स्टडीज में भी इंटरनल कमेटी की वर्कशॉप के लिए हम गए थे। इस प्रकार से हम हर वर्कशॉप की ट्रेनिंग करवा रहे हैं। बच्चियों को हमने देखा है यूनिवर्सिटीज में, यदि मैं स्टूडेंट्स की बात करूं, क्या होता है कई बार आपके जो गाइड्स हैं, गाइड के ऊपर आप बहुत निर्भर हो क्योंकि सारे नंबर उसने देने, आपकी थीसिस उसने करनी, आपका सारा जो करियर है वो आप उसके हवाले है। यदि वहां पर उसके साथ अन्याय हो रहा है तो वो कंप्लेन कर सकती है इंटरनल कमेटी में, और इंटरनल कमेटी जो है उसको न्याय दिलवा सकता है। ऐसे कई केसेस हमने देखे हैं और सुलझाए हैं और उस पर हमें जानकारी भी प्राप्त की है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसमें हर व्यक्ति, अब आप पूछेंगे कि जो घर में काम कर रही स्त्री वो कैसे इसमें कवर्ड होगी, तो आपकी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी कंप्लेंट्स कमेटी जिसमें जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है, चाहे वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट है, चाहे वो वहाँ डिस्ट्रिक्ट का ऑफिसर है, और वो ऑफिसर जो है उसके अंडर जो कंप्लेंट्स, ब्लॉक लेवल से भी जो कंप्लेंट्स है वो कोई नोडल ऑफिसर कोई मनोनीत किया जाता है, उसके द्वारा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर तक कंप्लेंट्स आती है। फिर जो हमारी कंप्लेंट्स कमेटी है वो बैठती है और इस प्रकार से महिला जो है वहां पे अपनी कंप्लेंट देती है। जब महिला कंप्लेंट देती है 7 दिन के अंदर जो है कंप्लेंट भेजना अनिवार्य है, और रिस्पोंडेंट को 10 दिन के अंदर अनिवार्य है कि वो उसका रिप्लाई फाइल करे। फिर उसको बुलाया जाता है, फिर उनकी इन्वेस्टिगेशन होती है, फिर उसके जब जो डिसीजन आ जाता है, डिसीजन जो है उन्होंने अपनी 10 डेज को देना होता है। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है, इतना पावरफुल ये एक्ट है, इसके बारे में जानकारी हर व्यक्ति को, हर युवा को, हर बेटी को होना आवश्यक है ताकि हम अपनी सेफ्टी कर सकें, अपनी साथ वालों की सुरक्षा भी कर सकें। एक बात और है जो हमने राज्य महिला आयोग में की है कि जब भी कोई सम्मेलन होगा या महिला का जागरूकता शिविर होगा तो उसमें हम बोलते हैं प्लीज केवल महिलाओं को ना लाएं। आप जब हम गांव में जाते हैं, पंचायत के प्रतिनिधि चुने हुए हैं, आपके गांव के कोई महिला मंडल तो आए, परंतु पुरुष भी आए, क्योंकि महिलाओं की जहां बात होती है तो क्या केवल महिलाओं ने ही महिलाओं की बात करनी है? नहीं, पुरुष आए, उनकी भी बहनें हैं, उनकी भी माता है, उनकी भी कोई और संबंधी है। और एक डेटरेंट भी होता है, यदि पुरुष को भी पता हो कि ये गलत है, ये मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वो ऐसा नहीं करेगा। इसलिए जानकारी बहुत आवश्यक है पुरुष के लिए भी और स्त्री के लिए भी। अब मान लीजिए सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस की बात है, उसमें कहते हैं कि यदि आपकी इंटेंशन ऐसी नहीं थी, आप कहेंगे मेरी इंटेंशन ये नहीं थी, मेरा मतलब ये नहीं था, मैंने इससे जब ये कहा तो इसने इसको गलत ले लिया, तो आपकी इंटेंशन नहीं देखी जाएगी। उस लड़की पे क्या इम्पैक्ट हुआ, उस महिला पे क्या इम्पैक्ट हुआ आपकी बात का, आपके बिहेवियर का, वो देखा जाता है। तो यदि आपके पुरुष को पता होगा कि मुझे ऐसा नहीं करना है, इसको करने से इसके ऊपर एक गलत इम्पैक्ट जा रहा है, इसको दुख हो रहा है, क्योंकि नेचुरली जब कोई कंप्लेंट करता है वो दुखी होकर ही कंप्लेंट करती है ना महिला, तो वो अपने बिहेवियर को चेंज करेगा। तो हमें इन चीजों की जानकारी होनी बहुत आवश्यक है कि हमें हमारे कानून है हमारे लिए। देखिए आप हिंदू सक्सेशन एक्ट है, उत्तराधिकार अधिनियम जो है, उसमें महिलाओं को अब अपने जो पिता की प्रॉपर्टी है उस पर अधिकार। उसी प्रकार से महिला जो स्टॉकिंग के बारे में भी जानकारी होनी बहुत आवश्यक है। यदि कोई आपको पीछे से आवाजें मारता है, आपको कोई कमेंट्स मारता है, तो आप कंप्लेन करिए। स्टॉकिंग के अंतर्गत उसकी सेक्शन लगेगा 509 के अंतर्गत लगेगा, तो उसमें उसके ऊपर एक्शन होगा। हेलो मैम, फिर हम जितनी गुड इवनिंग मैम, आई हैव अ क्वेश्चन मैम। जी अभी नहीं, आप प्लीज क्वेश्चन बाद में करें जब मैम का प्रेजेंटेशन ओवर हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर का टाइम होगा। just 5 more minutes, I'm just summing up। तो मैं बस इसको मैं समाप्त करती हूँ, फिर क्वेश्चंस ले लेते हैं। ओके मैम। तो जिस प्रकार से मेरा कहने का मतलब ये है कि हमें पता होना चाहिए, महिलाओं को पता होना चाहिए कि किसी पड़ोसी ने मेरी एक शिकायत कर दी
और मेरे को पुलिस वाला फोन कर रहा है कि आप यहाँ आइए, आपके पड़ोसी ने आपकी शिकायत की है। मुझे ये पता होना चाहिए कि पुलिस वाला मुझे इस प्रकार से नहीं बुला सकता। उसने मेरी स्टेटमेंट लेनी है, वो मुझे फोन करे। यदि मैं चाहूं तो मैं उसे घर बुलाऊं, यदि मैं चाहूं नहीं, पुलिस वाला मेरे घर आएगा, मेरे पड़ोसी क्या सोचेंगे, और मैं चाहती हूँ कि मैं अपने किसी रिश्तेदार के घर या फ्रेंड के घर पुलिस को अपनी स्टेटमेंट दूं, तो मैं वहां जा सकती हूँ। मैं पुलिस को कह सकती हूँ आप वहां आइए, मेरी स्टेटमेंट लीजिए, मैं पुलिस स्टेशन नहीं आऊंगी। ये मेरा अधिकार है। किसी महिलाओं को ये नहीं पता है। मुझे ही एक पढ़ी लिखी, एक जॉब कर रही महिला का फोन आया कि मुझे इस प्रकार से पड़ोसी ने मेरे अगेंस्ट नाजायज कर दिया, मुझे बुला रहे, मैं क्या करूं। वो घबराई हुई थी। तो कोई भी, इवन एजुकेटेड वुमेन डोंट नो देयर राइट्स। ये बात है ना, हमें मालूम नहीं होता। तो किस प्रकार पता चलेगा? जागरूकता शिविरों के माध्यम से, बातचीत करके, इस प्रकार के वेबिनार से। वी हैव टू एंगेज विद ईच अदर। हमें बात करनी होगी, एंड वी हैव टू इंक्रीज आवर आउटरीच। हमें अपनी आउटरीच बढ़ानी है, हमें पहुंचानी है वो महिला, वो ग्रामीण परिवेश की महिला जिसे नहीं पता, वो पढ़ी लिखी महिला जिसे नहीं पता, वो अपनी नौकरी की दौड़ में रोज है, उसे नहीं पता, उसके साथ कुछ गलत हो रहा है घर में, लेकिन वो क्या करे। उसके साथ गलत हो रहा है उसके कार्य क्षेत्र में, लेकिन वो क्या करे। तो इन बातों को जब हम करेंगे, महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में पता लगेगा। तो मेरा मानना ये भी है कि जब आपके अधिकारों के बारे में आपको पता है, पुरुषों को भी पता है, तो आपको पता है कि क्या गलत और क्या सही। फिर हम जो है महिलाओं की जो स्थिति है, उनके उत्थान की जब हम बात करते हैं, तो ये भी उसी का एक पार्ट है। क्योंकि हमारी, तो हम जैसे हम जानते हैं कि प्राचीन काल से हमारे देश में न हमारी संस्कृति, न हमारी परंपरा इस प्रकार की थी। महिला पुरुष में कोई द्वंद्व नहीं, कोई असमानता नहीं थी। महिला किसी भी यज्ञ कोई बुरा नहीं माना जाता था जब तक महिला उसमें ना बैठे। तो एक बहुत अच्छा विशिष्ट जो स्थान महिला का था। परंतु कालखंड के बदलते किन्हीं कारणों से महिला की स्थिति का पतन हुआ, और आज हम उत्थान की बात करते हैं। और जब हम संयुक्त राष्ट्र की बात करें, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने में 1979 में सीडॉ कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन की बात की थी, और उसके रेटिफाई किया था, जिसमें सिग्नेटरी इंडिया भी था, और 1993 में इंडिया ने रेटिफाई किया था उसको। और जब ये बातें होने लगी, उसके बाद से ही तो ये बात निकल कर आई कि हमने महिलाओं की बराबरी की बात करनी है, कमीशन एस्टैब्लिश करने हैं जहां महिलाएं की बातों की सुनवाई हो सके। केवल महिला के साथ आपराधिक घटना वही नहीं कि कोई छेड़छाड़ हुई है या कोई उसके साथ फिजिकल वायलेंस हुआ है, जो हर रोज उसके साथ हो रहा है, कार्यस्थल पर हो रहा है, उसके घर में हो रहा है, ये चीजें भी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए मेरा ये मानना है कि हम सबको जिम्मेदारी लेनी होगी, जागरूकता हम सबकी होनी होगी, समाज को बदलना होगा, अपनी सोच को बदलना होगा, मानसिकता को बदलना होगा। देखिए, एक्ट्स और लॉज सरकार ने बहुत बनाए हैं, हमारे लेजिस्लेचर ने बहुत बनाए हैं, परंतु उनकी इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पर होनी पड़ेगी। इतनी योजनाएं सरकार हमारी बना रही है, उसके बारे में विचार करना होगा। अब WCD विभाग बनाता है मुस्कान योजना की, बेटी पैदा होती है तो खुशी मनाए, वो बताना पड़ रहा है हमें, सरकार को बताना पड़ रहा है, योजनाएं बनानी पड़ रही है। हमें क्या हो गया कि बेटी पैदा हो रही है, हम खुशी नहीं मना रहे हैं? ये क्यों हम भेदभाव कर रहे हैं? हम जानते नहीं क्या कि योग्यता के आधार पर तो कोई भिन्नता नहीं है स्त्री पुरुष में, केवल शारीरिक भिन्नता है, और वो भी महिला विशेष है, क्योंकि वो ही अपनी संतति को पैदा कर सकती है, वो ही सृष्टि को आगे बढ़ाएगी, तो वो विशेष है। तो महिला कैसे नंबर 2 हो गई? ये तो बराबर की है, और हम आधी आबादी है, महिला आधी आबादी है, इसको समझना होगा। और पुरुषों महिलाओं को, और जैसे आप एक बात राजेश श्रीवास्तव जी ने पहले भी कही थी कि कहीं ना कहीं महिला का भी तो इसमें रोल है। जब हम अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, क्यों हम भेदभाव कर रहे हैं? क्यों नहीं हम बेटा और बेटी को बराबर कहते कि माँ बाहर से आई है या पिता आए हैं तो जाओ पानी लेके आओ? बेटे को भी कहें, बेटी को भी कहें, बारी बारी से कहें, आज तुम चाय बनाओ, कल तुम चाय बनाओ। इस प्रकार से दोनों को बराबर की आदत डालें। ऐसा ना हो कि केवल घर के कार्य बेटी नहीं करने हैं और बेटा नहीं करेगा क्योंकि वो पढ़ेगा। नहीं, बेटियां भी पढ़ेंगी। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जब बेटी अग्रणी नहीं है? अब तो उन्होंने अपनी योग्यता को सिद्ध किया है प्रामाणिकता से, तो वो तो बात ही नहीं है। अब तो ये है कि हमें समाज की सोच को और बदलना है एक अभियान के तौर पे। मेरा तो ये मानना है हम सबको साथ मिलकर करना पड़ेगा, क्योंकि पुलिस और प्रशासन अपना कार्य करता रहता है, परंतु हम एज अ सोसाइटी, समाज, हम क्यों नहीं ऐसा वातावरण बनाते? क्यों एक बेटी को माँ बाप शाम को रात को बाहर नहीं भेज सकते? क्यों हम उसके दूसरे प्रदेश में नहीं भेज सकते, या किसी दूसरी हम जगह पे नहीं भेज सकते? क्योंकि इट्स नॉट सेफ। दे से इट्स नॉट सेफ फॉर वुमेन। क्यों ऐसा वातावरण क्यों है हमारे प्रदेश में या देश में? हर स्थान should be safe for women। हर जगह महिलाओं के लिए सुरक्षित होनी चाहिए। एक बेटी रात को अपने पिता को दवाई लेने की जरूरत पड़े तो भाई को ना बोलना पड़े, बहन भी जाए सीधे जाके मार्केट से दवाई लेके आ सके। इतना सेफ हमारा एटमॉस्फेयर, वातावरण होना चाहिए। हमें इस प्रकार के समाज को क्रिएट करना है। इस प्रकार के जो समाज की जो है हमको संरचना करनी है, सबको मिलके करनी है, सबको मिलके ये जिम्मेदारी निभानी होगी। जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप प्रश्न ले सकते हैं। धन्यवाद मैम। हाँ, मैं एक सवाल पूछना चाहता था मैम। मैं आपकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूँ, मैंने आपसे इतना भी कुछ सुना है, लेकिन मैम मैं आपको थोड़ा, मुझे टाइम दीजिएगा 1 मिनट। मैम, मेरी एक दोस्त थी, उसका नाम था तहुरा फिरदौस, और वो थी हैदराबाद से। क्योंकि वो मुस्लिम बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी, उसे बुरखा में रखा जाता था। और क्योंकि मैंने खुद कुरान पढ़ा हुआ है, आई एम एन एक्स मुस्लिम, आई वाज अ मुस्लिम फॉर 1 ईयर,
और मैंने कुरान पढ़ा, उसमें हलाला होता है, उसमें आपके सेक्स स्लेव्स होते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउड करता है, और माफ कीजिएगा मैम, मैं ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानता जो लड़कियों को इतना ज्यादा अत्याचार अलाउड करता है मुस्लिम वक्फ बोर्ड पे लेकर के। और उस बेचारी लड़की का शादी सऊदी अरेबिया में उसके बाप ने करवा दिया, जो कि 40 साल का एक बुढ़ा था, और उसकी 4 पहले से शादी हो चुकी थी, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मेरे आंखों के सामने ये सब कुछ हुआ। अब मैम मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने इस्लाम जो फैला रहा है भारत में, जिस तरीके से बुरखा में डाल रहा है वो लड़कियों को, जिस तरीके से वो लड़कियों का खतना करा रहा है, अगर आपको पता हो सर में क्वेश्चन, उनकी जो प्राइवेट पार्ट होती है उसे काट दिया जाता है, बोरा कम्युनिटीज में काटा जाता है। मुझे इन सब चीजों के बारे में पता है क्योंकि आई वॉज अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम फॉर 1 ईयर। तो मैम मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एज अ रेवोल्यूशनराइजेशन, या फिर आप लोग जो सोसाइटी को सुधारना चाहते हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं इन लड़कियों के बारे में? मैं बहुत सारी ऐसे मुस्लिम लड़कियों को जानता हूँ जिनके साथ हमेशा अत्याचार होता रहता है, उनको बुरखे में डाला जाता है। तो मैम मैं जानना चाहता हूँ आप क्या करना चाहती हूँ, क्योंकि हिंदुओं के साथ बहुत अत्याचार होता है, मैं जानता हूँ। क्योंकि अभी आपने हिंदू एक्ट की बात की थी, लेकिन कोई भी मुस्लिम वक्फ बोर्ड की बात नहीं करता, क्योंकि सबकी गर्दन काट दी जाएंगी। और मैम मैं एक लिविंग एग्जांपल हूँ, तो माफ कीजिएगा मेरा क्वेश्चन बहुत हार्श है, लेकिन दिस इज द रियलिटी। नहीं, आपके प्रश्न के पीछे आपकी पीड़ा मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, पर आप असहाय थे, आपके सामने ये सब हुआ। लेकिन मैं इस प्रश्न को का उत्तर देने के लिए अभी मुझे एक्चुअली नॉलेज नहीं है इस बारे में कि क्या हो रहा है, बट यू आर राइट, वी विल डेफिनेटली गो इनटू इट एंड सी व्हाट कैन बी डन रिगार्डिंग दिस। एब्सोल्युटली, आई अश्योर यू वी विल गो इनटू दिस। धन्यवाद मैम, गुड इवनिंग मैम। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड इवनिंग मैम। माई सेल्फ जागृति धीमान फ्रॉम स्वामी विवेकानंद कॉलेज घुमारवीं। जी मैम, आपने बहुत अच्छी नॉलेज हमें प्रोवाइड करवाई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैम मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हमारे देश में जो रेप केसेस इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं, इनका कारण क्या है, और इनके मतलब इनको खत्म करने के लिए लॉज ठीक ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं की जा रही हैं। अगर रेप केस आज हो रहा है तो उससे 9 या 10 साल बाद उसको लड़की को न्याय मिलता है। मैम ऐसा क्यों है? इतने लेट कानून क्यों, मतलब क्यों इतना लेट होता है? अनफॉर्चुनेटली आपने जो कहा सही कहा कि जब इस तरह के कोई केसेस होते हैं, इसकी जो रिपोर्टिंग होती है या इन्वेस्टिगेशन होती है, इसमें डिलेज है, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं आपको छोटा सा एक उदाहरण देती हूँ कि जब ये भवरी देवी केस हुआ, आपको पता है विशाखा गाइडलाइंस और उसके बाद किस प्रकार से ये जो महिलाओं के लिए जो लॉज बने, अभी जैसे हमने सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्कप्लेस की बात की थी ना, तो ये कहाँ से बना, आपको पता है इसके बैकग्राउंड के बारे में? तो क्या था कि भवरी देवी राजस्थान में एक जैसे आशा वर्कर्स होते हैं उस प्रकार से काम करती थी एक विभाग में, और वहां उसने एक चाइल्ड मैरिज रोकने के लिए वहां पे गई और चाइल्ड मैरिज होने नहीं दिए। तो वहां 4-5 उस जो कम्युनिटी के लोग थे, 4-5 लोग आए और उन्होंने उसका रेप किया उसके हस्बैंड के सामने। वो बेचारी गई, उसकी कहीं नहीं चली, उसकी FIR होने में घंटों लग गए, दिन लग गए, और उसकी नहीं चली। उसके बाद में इतना लोग उसको मैनिपुलेट किया गया कि उनको एक्विटल हो गया उन रेपिस्ट का राजस्थान कोर्ट से 1995 में, आई थिंक। उसके बाद कुछ एनजीओ ने मिलके, जिसको विशाखा कहते हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है फाइल किया केस, और उसके बाद जो है वहां से इंस्टीट्यूट की गई कुछ गाइडलाइंस, और वो गाइडलाइंस जब निर्भया हुआ 2012 में, उसके बाद से जो वो गाइडलाइंस थी वो इम्प्लीमेंट हुई, और उसके नतीजा जो उसका परिणाम स्वरूप जो था ये आपका सेक्सुअल हरासमेंट वर्क प्लेस, ये उसका बैकग्राउंड था। सो यू आर राइट, आपने जो कहा वो सही कहा है, परंतु नहीं जागृति हो रही है इसमें, और जिस प्रकार से उस कारण से आज ये हुआ है, और कितनी महिलाओं को इस बारे में एक मदद मिल रही है, एक हेल्प मिल रही है कि उस प्रकार से उसके साथ हुआ, परंतु आगे बहुत दर्दनाक हुए हैं पहले, और उसके साथ जो है आगे आके ये इतना बड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट एंड वेरी पावरफुल एक्ट बना है। तभी हम कहते हैं कि जानकारी होनी आवश्यक है, क्योंकि ये बहुत महिलाओं के सैक्रिफाइसेस और बलिदान के बाद ही ये जो है इंप्रूवमेंट्स आती हैं, एक्ट्स बनते हैं, इनकी इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत आवश्यक है। और मैम हमारे देश में सेक्स एजुकेशन और मॉरल एजुकेशन बहुत नीड है इस टाइम, तो ये भी होनी चाहिए। हमने लिखा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हम, संस्कृति, सरकार को संस्कृति देना वो भी हमारा एक काम है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सेक्स एजुकेशन, मॉरल एजुकेशन बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, हमने लिखा भी है इस बारे में, और इसमें होना भी चाहिए। मैम हमारे कॉलेज में जेंडर चैंपियन क्लब की मैं मेंबर हूँ, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ जिससे गर्ल्स अवेयर हूँ? बहुत अच्छा आपने अभी जेंडर चैंपियन की बात की ना। जेंडर चैंपियन हमारी जो केंद्रीय सरकार है, उनका एक स्मृति ईरानी जी ने ये आरंभ कराया था, WCD डिपार्टमेंट ने। और जेंडर चैंपियंस बनाने के पीछे क्या भाव था कि महिलाओं के प्रति सेंसिटाइज करना समाज को, जेंडर के लिए, जेंडर इक्वालिटी पे, जेंडर समता की बात करना, और लिंग के आधार पर भेदभाव को समाप्त करना, ये इसके पीछे एक बहुत अच्छा एक भाव था। और अब मुझे नहीं मालूम कि अब कितना चल रहा है ये, पर यूनिवर्सिटी में भी मैंने कुछ कार्यक्रम जो है अटेंड किए हैं, जिसमें जेंडर चैंपियंस को हमने सम्मानित भी किया था।
यस मैम। और बेटे दोनों जो है अच्छा कार्य इस फील्ड में कर रहे थे। आप क्या कर सकती हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। आप अपने जो अपने साथ के लोग हैं उनको सेंसिटाइज करने के लिए कि कोई भी कार्य विभाजन जो है सेक्स के आधार पर नहीं होना चाहिए, लिंग के आधार पर कोई कार्य विभाजन नहीं होना चाहिए कि लड़की नहीं करना है और लड़के नहीं करना है। महिला क्या नहीं करती, घर भी सारा संभालती है, बाहर भी कार्य करती है, बच्चों को भी देखती है, बच्चों को भी पढ़ाती है, सब कुछ करती है ना। तो मैं इसीलिए कहती हूँ उसको विशेष बनाया है प्रभु ने। परंतु ये यदि हमारी जो सोच है, अगर मानसिकता में बदलाव आएगा, इस पर आप लोगों ने काम करना है। ये आप ही लोग कर सकते हैं, क्योंकि जो पहले की जनरेशन है अब वो पक्के पकाए लोग हैं, चेंज करना इतना आसान नहीं है। जब हमारे पास केसेस आते हैं प्रताड़ना के, सास ने ऐसा बोला, ससुर ने ऐसा बोला, उस लेवल पर उनको समझाना ठीक है, परंतु बिल्कुल आप उनको बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते। अब इसका बीड़ा हमको भी, आप लोग जो कल की माँ है, आप लोगों को भी ये बीड़ा उठाना है। आप लोगों की जो संतान होगी, आपको उनको कैसी परवरिश करनी है, उनको समानता का पाठ पढ़ाना है। आपने बेटे के साथ और बेटी के साथ कोई भेदभाव नहीं करना है। किस प्रकार की उनको आप नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे, किस तरह से आप उनको धैर्य करुणा का पाठ पढ़ाएंगे, किस तरह से हम अपने बेटों को महिला का सम्मान का पाठ पढ़ाएंगे। तो जैसे हम बच्चों को बड़ा करते हैं वो वैसे ही बड़े हो जाते हैं। तो इसलिए हमें, हमारी बहुत बड़ी एक ये ड्यूटी है। तो आप लोग जो है इस प्रकार की जागरूकता ला सकते हैं समाज में, अपने पड़ोस में, अपने जानकारों में, अपने मित्रों में, कि बेटा बेटी जिस भी घर में है, अभी छोटे हैं, तो इस प्रकार से समझाया जाए, इस प्रकार का पाठ पढ़ाया जाए कि बड़े होकर जो हमारी अगली जनरेशन है वो एक बहुत जेंडर सेंसिटाइज्ड जनरेशन बने। यस मैम। थैंक यू टेजी मैम, आपने बहुत अच्छे से आज का ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से आपने बताया इसके बारे में। आज का विषय बहुत ही रोचक था और बहुत ही खास था। तो हमारे पास समय की बहुत कमी है, इस वजह से हमारे पास पहले से कुछ प्रश्न आए थे। मैं जल्दी से फटाफट आपसे उन प्रश्नों को पूछता हूँ आपकी, कि हमारे श्रोताओं को उसका जवाब मिल सके। तो पहला प्रश्न हमारे पास आया है, ये कुलदीप सिंह जी ने पूछा है आपसे कि महिला संरक्षण व महिला अधिकार में क्या समानता है और इनके कितने उपयोग व दुरुपयोग हैं। देखिए, महिला अधिकार जो है वो आपको आपके संविधान ने दिए हैं, ठीक है ना। अधिकार जो आपको दिए हैं आपके संविधान में है। और एक बहुत अच्छा अधिकार महिलाओं का आपका अनुच्छेद 15 जो है, उसका जो 3rd सेक्शन है, उसमें है कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन फॉर वुमेन, ऐसी योजनाएं महिला के लिए बनाई जाए जो अलग हो पुरुषों से। जैसे आपको कोई अलग स्पेशल अधिकार दिए जाते हैं, वो पुरुष से अलग है, क्योंकि अभी हम कहते हैं ना, महिलाओं की स्थिति को समानता में लाने के लिए हमें उन्हें पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन देनी पड़ेगी, तब हम उनको उस लेवल पर लाएंगे, पुरुषों के लेवल पे जहाँ पे नहीं है। अभी तो हम सशक्त लोगों की बात कर रहे हैं, आप लोग एजुकेटेड हैं, पर उतने सारे वो भी लोग हैं जो कि वंचित हैं अभी अपने अधिकारों से। तो अधिकार हमारे संविधान ने दिए हैं, उनका संरक्षण करने के लिए ऐसी बॉडीज हैं, जैसे आप लोग हैं, हम लोग हैं, पुलिस है, हम इनका संरक्षण करेंगे कि महिलाओं के अपने उनको अधिकार दिए जाए। संवैधानिक न्यायिक अधिकार जो है वो महिला को मिलने चाहिए, उससे वंचित वो ना रहे। उसका संरक्षण कौन करेगा? प्रशासन करेगा, हम करेंगे, आप करेंगे, पुलिस करेगी, ये फर्क है। जी मैम, तो अगला जो क्वेश्चन है वो है विशाल जी पूछते हैं आपसे कि हिमाचल प्रदेश राज्य प्रतिशत बढ़ाने के लिए किस तरह से कार्य को प्रोत्साहित कर रहा है। विमेन की एजुकेशन से रिलेटेड का क्वेश्चन है कि मैम आपका क्या रोल है इनकी प्रमोशन के लिए। एजुकेशन देखिए, जो शिक्षा और स्वास्थ्य, ये तो हमारी सरकारों की भी प्राथमिकता है, चाहे वो केंद्र की हो चाहे वो प्रदेश की हो। और हर तरीके से वो हम लोग भी इसको मॉनिटर करते हैं। हर तरीके से महिलाओं की, बच्चियों की जो एजुकेशन है उसको बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, चाहे मिड डे मील हो, चाहे फ्री पुस्तकें हो, चाहे उनकी यूनिफॉर्म्स फ्री हो, ये सब जो है शिक्षा को बढ़ाया जा रहा है। आप देखिए, जब सेंचुरी के शुरू में था 2% महिलाओं की जो एजुकेशन लिटरेसी रेट था, अब लगभग 65.7 2011 में था। अब 2021 का जब आ जाएगा सेंसस का रिपोर्ट, तो मुझे लगता है कि वो और भी ऊपर बढ़कर आएगा। तो महिलाओं की जो एजुकेशन है, एजुकेशन doesn't mean only literacy. Literacy का मतलब सिर्फ पढ़ना लिखना आना नहीं है। एजुकेशन है जो हम लोग आप कर रहे हैं, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर एजुकेशन, टू बी अवेयर, जागरूकता बढ़ाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जी मैम, तो हमारा मैम अगला प्रश्न है, ये प्रश्न किया है हमारा हेमराज राणा जी ने। ये कहते हैं कि हमारी हिमाचल में लड़कियों की स्थिति आज भी शहरों की अपेक्षा गांव में आज भी बहुत ही दयनीय है, जहां उन्हें अपने अधिकारों को उठाने व अपनी सुविधाओं के लिए पूर्ण जानकारी का अभाव है, जिसमें उन्होंने चाहे पुलिस पर प्रश्न किया हो या फिर महिला आयोग पर प्रश्न हो, चाहे उनके दमन का प्रश्न हो। इन सब प्रश्नों के संदर्भ में आप
आपसे प्रश्न रहेगा कि आपका आयोग क्या क्या कदम उठा रहा है ताकि सभी को जानकारी मिल पाए, और विशेष तौर पर श्रीवास्तव सर का इन्होंने धन्यवाद किया है। मैम ये जानना चाहते हैं कि आपने कौन कौन से कदम उठाए हैं विमेंस को जो रूरल एरिया की है उनके राइट्स को अवेयरनेस हो चाहे या उनको राइट्स दिलवाने में। जी, तो हमारे जो जागरूकता शिविर होते हैं, चाहे वो विधिक जागरूकता हो, विधिक जागरूकता में हम महिलाओं को उन एक्ट्स और लॉज और उनकी जो कानूनी अधिकार है उनके बारे में जानकारी देते हैं। और अधिकतर हमारे जो कार्यक्रम होते हैं वो रूरल एरियाज में ही हम लोग प्रयास करते हैं कि हो और रूरल महिलाएं उसमें आए। और उसके अलावा ये विधिक जागरूकता हो गया, फिर उनकी लाइवलीहुड के बारे में भी उनके पता चले कि क्या उनके योजनाएं हैं सरकार की जो उन तक पहुंचनी चाहिए और जिससे वो लाभान्वित, वो हमारा प्रयास रहता है कि महिलाओं तक पहुंचे। लेकिन मैं एक और भी बात कहूंगी कि हमने राज्य महिला आयोग ने एक और भी प्रयास किया है, एक नवाचार, कि एनजीओ को अपने साथ जोड़ने का। एनजीओ जो स्वयं सहायता जो आपके नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनका भी हम मदद लेते हैं महिलाओं तक पहुंचने की और महिलाओं तक जानकारी पहुंचाने की, और हम इसको अब और भी एक व्यापक रूप से करने वाले हैं। जी मैम, तो मैम हमारा अगला प्रश्न। नमस्कार मैम, मैं विजय लांबा। मैम मैं बोलना चाहूंगी कि वो जो वन स्टॉप सेंटर्स हर एक डिस्ट्रिक्ट में खोले गए हैं, अगर आप उनके बारे में बता दें तो वो सबके लिए बड़ी यूजफुल इंफॉर्मेशन रहेगी, उसके फंक्शंस के बारे में। विजय जी, ये वाला एक रह गया था पॉइंट। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये पॉइंट मेरा नहीं इसको कवर हुआ। वन स्टॉप सेंटर्स जो है ये केंद्र की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और उसको हमारे प्रधानमंत्री स्वयं देखते हैं, और ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट विभाग ने जो है आरंभ किया है और ये डायरेक्टली वहां से फंडिंग इसमें केंद्र से होती है। अब वो हर जिले में खुल चुके हैं। 2019 में सब खुल चुके थे, 2018 में सबसे पहला सोलन में खुला था और बहुत अच्छा कार्य वहां पर हो रहा है। इस पुलिस भी की भी, परंतु अब ऐसा हुआ है कि हर जिले में वन स्टॉप सेंटर्स हैं। इन्हें सखी वन स्टॉप सेंटर्स कहा जाता है। मैंने तो एक निवेदन ये भी किया है डायरेक्टर साहिबा से कि इसको सखी नाम से आप हर जगह पे एडवर्टाइज करें, बिकॉज वन स्टॉप सेंटर एक आम महिला की समझ में नहीं आता है। तो सखी सेंटर से पता है कि कोई भी महिला यदि उसके साथ कोई भी मारपीट हिंसा हुई है सकती है, वहां उसको काउंसलिंग मिलेगी, वहां उसका मेडिकल होगा, वहां पे उसको लीगल एड मिलेगा, अगर उसने लॉयर लेना है, उसने आगे अपनी शिकायत करनी है, वो सारा प्रावधान वहां पर होता है। तो महिला के लिए एक बहुत अच्छी जगह है, तभी उसका नाम वन स्टॉप सेंटर है। हर उसकी जो नीड है उसको उसकी जो है वहां पर पूरी होगी। 5 दिन तक कोई भी महिला वहां पे रह सकती है। बहुत अच्छा इंतजाम है। हम लोग हर जिले में जाते हैं तो इंस्पेक्शन जरूर करते हैं और साफ सुथरी जगह है, बहुत अच्छे सेंटर एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं हर जगह पर, और महिला के रहने की बहुत अच्छी वहां पर व्यवस्था की गई है। परंतु ये बहुत अधिक देर के लिए नहीं है, केवल वो 4-5 दिन के लिए, जब तक उसने सोचना है, जब तक उसने कोई राय लेनी है, कोई उसने कानूनी कोई यदि उसने सलाह लेनी है, वो सब उसके लिए वहां पर उपलब्ध है। थैंक यू सो मच, थैंक यू डॉक्टर डेजी मैम। एक प्रश्न मेरा भी है। ये आपको ध्यान होगा जब ये गुड़िया का मामला हुआ था, गुड़िया केस हुआ था, उसके बाद जिस नेपाली को पुलिस ने पीट करके मार डाला था, तो उसकी पत्नी ममता, उसको यहाँ मशोबरा के नारी सेवा सदन में पुलिस की कस्टडी में उसको रखा गया था और उसके 2 छोटे-छोटे बच्चे भी वहां पर रखे गए थे। अब वो उस केस में कुछ भी ऐसा नहीं बचा है कि ममता की यहाँ जरूरत हो। वो मूल रूप से नेपाल की रहने वाली है और वो चाहती है कि वो अपने घर वापस चले जाए। उसकी किसी गवाही की, किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि उसको यहाँ से नेपाल वापस भेजने के लिए कि वो सुरक्षित अपने घर चली जाए, उसकी किसी भी, मैंने इस सब पूरे मामले की छानबीन की है, किसी भी केस में उसकी कोई आवश्यकता नहीं है और सीबीआई ने भी कह दिया है कि हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है, अब यहाँ की शिमला में रहे। और वो बहुत मतलब अपने घर से दूर महीनों सालों से छोटे छोटे बच्चों के साथ रह रही है। इसको भी आप अपने संज्ञान में लें और इस पर भी कोई आप जो आपको ठीक लगता है इस प्रकार से सरकार को आप डायरेक्शन दें कि उसको उसके घर भेजा जाए यदि उसकी कोई आवश्यकता सीबीआई को नहीं है। जी अजय जी, इट विल बी डन, वी विल टेक इट अप। मैम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है मुस्कान नेगी का। मुस्कान नेगी एक दृष्टिबाधित छात्रा है, पीएचडी की छात्रा है, प्रदेश विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही हैं, बहुत ही अच्छी सिंगर हैं। तो इनका प्रश्न भी डिसेबिलिटी से रिगार्डिंग ही है। मैम ये पूछती हैं कि वुमेन विद डिसेबिलिटी के लिए क्या जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं वीमेन कमीशन के द्वारा? वीमेन विद डिसेबिलिटी विद डिसेबिलिटी के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने
हाँ बिल्कुल, वुमेन विद डिसेबिलिटी से राष्ट्रीय महिला आयोग की भी करेक्शंस दिए गए हैं, जैसे कि अजय श्रीवास्तव जी ऑलरेडी कर ही रहे हैं इस बारे में कि रैम्प्स शुड बी देयर हर तरीके से महिलाओं के लिए, ताकि वुमेन विद डिसेबिलिटी को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए हमने भी संस्तुति की है और भी इसमें इस विषय में जो भी करने को होगा हम करेंगे। जी मैम। मैम नेक्स्ट जो प्रश्न है वो हमारा वो किया है डॉक्टर गीता कुमारी जी ने, ये गुम्हादी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है जर्नलिज्म की। तो इनके 2 क्वेश्चन है मैम। तो ये पहला क्वेश्चन का ये है कि इफ वी हैव टू ऑर्गेनाइज अवेयरनेस प्रोग्राम्स इन कॉलेजेस, हाउ कैन वी डू दैट एंड व्हाट इज द प्रोसीजर? एंड नेक्स्ट क्वेश्चन जो इनका है वो है कि कैन वी हैव एनुअल रिपोर्ट्स ऑन द क्राइम्स अगेंस्ट वीमेन अपार्ट फ्रॉम एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ एनसीआरबी एंड स्टेट वुमेन कमीशन? अगर मैम इस तरह की कोई रिपोर्ट इनको चाहिए तो ये इन्होंने आपका व्हाट्सएप नंबर भी मांगा है जिसपे भी वो फाइल कंप्लेंट अपनी फाइल कर सके। और इनका साथ ही में क्वेश्चन था कि वो अवेयरनेस अगर कैंप लगाने तो किस तरह से कॉलेज में लगा सकते हैं? एक व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 9459886600। ये व्हाट्सएप नंबर है राज्य महिला आयोग का। किसी भी कोई कंप्लेंट हो व्हाट्सएप करके इसमें आप कर सकते हैं। मैम रिपीट करेंगे एक बार? ये व्हाट्सएप नंबर 9459886600। ये हमने विशेष नंबर तब आरंभ किया था जब कोरोना के दौर में हमें लगा कि महिलाओं को एक नंबर आवश्यक है देना, तो हमने एक और नंबर किया था ताकि उनकी सुविधा हो सके। तो इस पे आप कुछ भी पूछ सकते हैं या किसी की कंप्लेंट भेज सकते हैं। सॉरी मैम, जागरूकता शिविर की तो बहुत अच्छा। शुड आई रिपीट इट? रिपीट करना क्या? जी मैम, दोबारा नंबर रिपीट करिए प्लीज। 9459 886600। Yes. Yeah. Regarding the awareness programs, you wanted to know how you could organize awareness programs in your colleges. I think it's a wonderful idea. If you can do it on your own, we will definitely work out something with the HP State Commission for Women, where we can be in touch with you. You please get in touch with us. We will organize something for you. And I would like that if colleges could do this on their own, we could coordinate with them to do this. That way we'll be able to cover more colleges. So I think it's a wonderful suggestion and I like your idea. तो आप हमसे संपर्क कर लें, आप हमसे संपर्क करिए, हम डेफिनेटली कुछ करेंगे इसमें। ओके मैम। मैम सेम यही क्वेश्चन सवीना जहां ने भी किया है। ये यूनिवर्सिटी प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला से पीएचडी कर रही हैं। इनका भी यही है कि कहना है कि क्या विश्वविद्यालय में कभी इस तरह के अवेयरनेस शिविर लगाए जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ा तबका लड़कियों का प्रदेश विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहा है, जो कि फ्यूचर के टीचर होंगे, जो कि फ्यूचर के अपकमिंग नेशन बिल्डर्स होंगी लड़कियां, उनको भी इस तरह का कोई अवेयरनेस कैंप अगर ऑर्गेनाइज करना चाहें तो वो भी कैसे करें? तो सेम यही क्वेश्चन। हमारा तो आह्वान ही आपसे है, यूथ से ही है। हम तो चाह ही रहे हैं, हमने लगाए भी हैं आपकी यूनिवर्सिटी में, बट इतना बड़ा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होता है कि हमें और लगाने की आवश्यकता है और वी वुड लव टू डू इट विद यू। आप लोग इसके बारे में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम और जो है इस तरह के अवेयरनेस प्रोग्राम्स लगाएंगे जहां पे हम अधिक से अधिक छात्रों से संपर्क कर सकें, क्योंकि जो बदलाव समाज में आना है वो आपके ही द्वारा आना है। तो इसलिए जागरूकता आपके द्वारा ही फैलाई जानी है और आपको ही जागरूक करना है। तो प्लीज आप संपर्क करें, हम आपके साथ काम करेंगे। धन्यवाद मैम। जी मैम। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अभिषेक भागरा जी का है। ये पूछते हैं कि व्हाट आर द स्टेटस ऑफ एल्डर अब्यूजिंग वुमेन इन हिमाचल प्रदेश एंड रोल ऑफ वुमेन कमीशन इन हिमाचल प्रदेश? Could you repeat the question please? Okay ma'am. What are the status of elder abusing women in Himachal Pradesh and role of women commission Elder, of Himachal Pradesh? Yes ma'am, yes ma'am. बुजुर्गों के लिए कह रहे हैं? Elder बुजुर्गों के लिए कह रहे हैं? इनका कहने का मतलब है कि जो लोग एल्डरली पर्सन्स हैं और वो विमेन को अब्यूज करते हैं, उसका क्या स्टेटस है और रोल ऑफ व्हाट इज द रोल ऑफ विमेन कमीशन इन दिस मैटर? मतलब एल्डरली लोग जो महिलाओं को अब्यूज करते हैं? जी, आई थिंक जिस प्रकार से किसी और के साथ एल्डरली के लिए भी वही होगा, जो भी अब्यूज करते हैं। मैं इतनी समझी नहीं वैसे, कोई आप एग्जांपल दे दें जरा। मैम आई थिंक कि अभिषेक जी शायद हमारे साथ अब ऑफ हो चुके हैं, तो ये तो वही समझा अच्छा, सकते थे, उनके कहने का
मैं समझी नहीं, अगर वो कहना चाहते हैं कि जो एल्डरली पीपल विमेन को अब्यूज करते हैं उनके लिए भी वही हो गया जो कोई भी अब्यूज करता है, लेकिन एल्डरली कोई अब्यूज कर रहे हैं ये जानना चाहिए। आई डिडंट गेट इट। मैम मुझे भी लगता है कि बुजुर्ग महिलाओं पर ही इनका रहेगा, क्योंकि इनके हाँ, रिसर्च का टॉपिक भी हाँ, बुजुर्ग महिलाओं पे ही है। अच्छा, हाँ, बुजुर्ग महिलाओं को ना, तो Yes, ma'am. नहीं, इसमें अगर बुजुर्ग महिलाओं को कोई भरण पोषण नहीं कर रहा है अपने माता पिता का, ये मतलब है यस मैम, आई थिंक अपनी यही माता को होगा। कुछ जी मैम। देखभाल नहीं कर रहा है। नहीं, जी कुछ मैम। ऐसा केस आएगा तो डेफिनेटली 125 के अंडर तो वैसे भी दे आर बाउंड टू लुक आफ्टर देयर मदर्स, ये तो है ही है। 125 सीआरपीसी के अंडर भी उसको लिया जा सकता है। बाकी जी देयर मैम। सम केस लाइक दैट वी कैन गेट इन टच विद अस, वो हम कर लेंगे उनसे बात। डेजी मैम, एक मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे आपके पास, एक तो आपने व्हाट्सएप नंबर बता दिया, आप अपना एड्रेस भी बता दें, जो पोस्टल एड्रेस है, कि यदि कोई आपके पास मिलने आना चाहता हाँ, है या Gmail, कोई पत्र right. भेजना चाहता है तो कहाँ? मेल, ईमेल आईडी भी। जी, एक तो पहले मैं ईमेल आईडी दे देती हूँ। HPSCW उससे पहले शिमला, SHIMLA HPSCW शिमला HPSCW, हाँ जी @gmail.com। अच्छा, वो शिमला पहले HPSCW शिमला @gmail.com। ठीक है। और आपका पोस्टल एड्रेस भी। जी, पोस्टल एड्रेस राज्य महिला आयोग, हिमरस बिल्डिंग, नियर हिमलैंड होटल, शिमला। हिमलैंड होटल या आप सेंट एडवर्ड्स के साथ नजदीक है वो, इसे हम हिमलैंड होटल ही लिखते हैं। एक बात और कि जो एक वर्ष में, जैसे हम अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर का या मान लिया कैलेंडर ईयर का ले, कितने केसेस आपके पास आए, कितनी सुनवाई हुई, कितनों का निपटारा किया और कितने पेंडिंग हुए, कुछ ऐसी अगर जानकारी मोटी मोटी भी आप दे पाए। जी, मैं इसमें जो हमारे अभी केसेस आए हैं लगभग 400 के करीब आए हैं। 2000 मार्च से अप्रैल 2020 से 21 तक एक साल में लगभग 400 आए हैं, 300 एंड आई थिंक 80 समथिंग, और उसमें सर्वाधिक शिमला के हैं, नंबर 2 पर कांगड़ा के हैं, फिर मंडी के और फिर बिलासपुर के हैं, और अभी भी पेंडेंसी 450 के लगभग है, और लगभग 400 का निपटारा हो चुका है, क्योंकि पेंडेंसी पीछे की भी है ना जी, कुछ एक केसेस जो चलते हैं। अच्छा, जैसे कोई केस गवर्नमेंट एजेंसी के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे मान लिया पुलिस कहीं कार्रवाई नहीं करती है या कहीं पर जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ दिक्कत है, तो क्या आप उनको डायरेक्शन देती हैं या उनको जो है सिर्फ रिकमेंडेटरी अथॉरिटी है आपकी, इसमें क्या स्टेटस है आपकी? हाँ, इसमें पावर्स क्या है? क्वासी जुडिशियल पावर्स हैं और हम प्रेशर ग्रुप हैं, बट परिधि से आगे की भी जो मामले होते हैं ना, हम तो फिर वो भी ले लेते हैं, इन द सेंस कि रजिस्टर नहीं करेंगे बट वी विल डेफिनेटली हेल्प। हम जो भी किसी की मदद है, कोई भी केस हो जाता है जिसमें उसको प्रशासनिक आवश्यकता भी होती है, हम रेकमेंड करके भेजते हैं एंड वो होते भी हैं। वी ट्राई कि डेफिनेटली अगर हम तो कोई पहुंचा है तो हम उसको जरूर, ऐसे हम उसको लौटाते नहीं है, जरूर उसको आगे रेकमेंड कर देते हैं। कोई डीसी के पास जाना है, कोई एसडीएम के पास जाना है, वो केसेस हम आगे कर देते हैं। अब जैसे जमीनी है, रेवेन्यू के हमारे जुरिस्डिक्शन से बाहर के मैटर्स हैं, बट स्टिल हम वो जो है आगे लिख देते हैं डीसी एसडीएम को उनकी मदद करने के लिए। जी मैम। अब लास्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ये है द न्यूज वॉरियर मनीष गर्ग जी का, इनका डिजिटल एक चैनल है, वे इसके चीफ एडिटर हैं, और इनका प्रश्न है मैम कि महिला आयोग में महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण के बतौर पत्रकार ऐसे केस देखे जा रहे हैं कि जहां महिलाएं इन अधिकारों का दुरुपयोग भी कर रही हैं और ऐसे झूठे आरोप लगा देती हैं। इस पर महिला आयोग क्या कर रहा है? जैसे कि मैम बहुत ही कई बार वीमेन बहुत झूठे आरोप एलिगेशन लगा देती हैं, तो इस पे वीमेन कमीशन क्या कर रहा है मैम? ये इनका क्वेश्चन है। देखिए, जिस प्रकार से बाकी लोग हैं वैसी महिलाएं भी ह्यूमन है, कहीं कहीं गलत भी होती हैं, और उसमें जब हम एक जज की कुर्सी पे बैठे हैं, आप एक कोर्ट में बैठे हैं, तो आप सही और गलत बिल्कुल देखते हैं।
और ऐसा किसी के साथ भेदभाव नहीं होता है कि क्योंकि वो महिला है वो गलत भी कर रही है तो वो सही होगी, ऐसा नहीं होता है। तो हम वो उसको देखते हुए ऑन द मेरिट ऑफ द केस हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो सब देखते परख के ही करते हैं। वन साइडेड ब्लाइंडली कोई काम नहीं होता है। जी मैम, धन्यवाद मैम, आपने बहुत ही अच्छे से हमारे प्रश्नों के जवाब दिए और मैं आशा करता हूं कि जितने भी श्रोतागण थे जिन्होंने प्रश्न पूछे थे वो अपने आपके जवाब सुनकर संतुष्ट हुए होंगे। अब कार्यक्रम की आगे की रूपरेखा के लिए मैं सवीना जहां से आग्रह करता हूं कि वो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। थैंक यू मैम। धन्यवाद मुकेश। धन्यवाद मैम, आपने आज बहुत सारी जानकारी हमारे साथ साझा की। आपने बताया कि शिविर व अपने कर्मियों को किस तरह से आप डायरेक्शन देते हैं उनके काम के लिए और किस तरह से समाज में जागरूकता लाते हैं। रख भरोसा खुद पर, क्यों ढूंढता है फरिश्ते, पंछियों के पास कहाँ होते हैं नक्शे, फिर भी ढूंढ लेते हैं रास्ते। इन पंक्तियों की सार्थकता करते हुए धन्यवाद ज्ञापन हेतु मंच पर आमंत्रित करती हूँ मुस्कान जी को। मुस्कान एक दृष्टिबाधित छात्रा है जो हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से संगीत विषय में पीएचडी कर रही है और यूजीसी नेट की परीक्षा 3 बार उत्तीर्ण कर चुकी है। उनका सफर संघर्षों से भरा होने के बावजूद भी हौसला बरकरार रहा। अमेरिका जाकर अपनी मधुर आवाज से वहां का वातावरण संगीतमय किया। वर्तमान समय में चुनाव आयोग की यूथ आइकन है। धन्यवाद ज्ञापन हेतु आमंत्रित है मुस्कान। सभी को मेरा नमस्कार। और सॉरी, मैं राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा मैडम डेजी ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के प्रति हमें जागरूक किया और महिलाओं के अधिकारों की जहाँ तक बात हुई है तो उसमें दिव्यांग महिलाओं के अधिकारों जो दिव्यांग महिलाओं की समस्याएं हैं वे कुछ ज्यादा हैं और वो विकट समस्याएं होती हैं। आशा है महिला आयोग इस विषय पर ध्यान केंद्रित करेगा और इस पर उनके आरक्षण के लिए कुछ काम करेगा। इसके अलावा प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव सर और सवीना जी, मुकेश जी, प्रतिभा ठाकुर और सभी गणमान्य व्यक्तियों का, सभी श्रोताओं का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी ने इस वेबिनार में भाग लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मुस्कान। अब मैं डॉक्टर डेजी ठाकुर मैम, प्रोफेसर अजय श्रीवास्तव जी व अन्य विद्वत जनों तथा इस वेबिनार में शामिल सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में लगभग 100 के करीब प्रतिभागियों ने भाग लिया है। आशा करते हैं आने वाले समय में आप इसी तरह इन परिचर्चाओं में भाग लेते रहेंगे। धन्यवाद सभी का। धन्यवाद मैम, स्पेशली आपका, आपने इतना कीमती समय हमें दिया। धन्यवाद मैम। धन्यवाद मैम।